सुल्तान अहमद की मस्जिद से चंद बगले उड़ते हुए हवा में अपने पर फड़फड़ाते करीबी इमारतों की खिड़कियों में जा के बैठ रहे थे। ऐसा ही एक बगला उस होटल की बलाई तरीन मंजिल की खिड़की में आके बैठा और लोहे की सिलों के दरमियान से चूंच गुजार के शीशे पर दस्तक दी। अलबत्ता अंदर मौजूद मंजरनामे पे उसकी दस्तक ने कोई असर न डाला। अंदर होटल स्वीट साफ सुथरा और रोशनी से भरा था। बिस्तर बना दिया गया था और कमरे में ताज़ा फूलों की महक थी। कबीरा सादान कुर्सी पे बैठी थी। ऐसे के लंबे काउच के साथ खड़ा नौजवान उनके ऐन सामने था। वो पी कैप पहने हुए था, हुडी और ट्राउज़र के नीचे सफ़ेद जॉगर्स पहने एहतियातन दाएं बाएं देख रहा था। उसके चौकन्ने अंदाज को देख के वो मुस्कुराई। तुम मुझ पे भरोसा करके रिलैक्स होके बैठ सकते हो आलियान। कम अज़ कम मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूँगी। आलियान ने हल्के से कंधे झुकाए, जैसे बेपरवाही साबित की, और फिर सोफे के किनारे बैठा। संजीदगी से उनको देखते हुए पी कैप का रुख मोड़ दिया। अब पिछला हिस्सा माथे पे था और वो उसका चेहरा बिना किसी साय के देख सकती थी। बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? कबीरा सादान ने अंगूठियों वाली उंगलियों से मेज़ पर रखे लैपटॉप की तरफ इशारा किया, जिसके साथ एक खुला हुआ बैग और बहुत से कागज़ रखे थे। चूँकि तुम फाइनेंसिस में अच्छे हो और यहीं पढ़ रहे हो, तो मैंने सोचा कि अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। आपने फ़ोन पे कहा था कि आपको माली नुकसानात पेश आ रहे हैं, बहुत से लीकेजेस हैं जिनको आप रोकना चाहती हैं। वो संजीदगी से पूछ रहा था। कबीरा सादान ने इस बात में सर हिलाया। खिड़की के शीशे पे बगला चूंच से ठक ठक कर रहा था, लेकिन अंदर आवाज़ इतनी मध्यम होकर सुनाई देती थी कि उन दोनों को महसूस तक न हुई। अगर तुम एक नज़र देख लो तो शायद तुम इस लीकेज की निशानदेही कर सको। आलियान ने इस बात में सर हिलाया। कदरे झिझकते हुए लैपटॉप सामने किया, फिर कागजात उठाए। बगला कुछ देर कोशिश करता रहा, फिर मायूस होकर चूंच से अपने जिस्म को रगड़ने लगा। इस दौरान कमरे में कॉफ़ी का दौर चल चुका था और आलियान अपनी प्याली खाली करके एक तरफ रख रहा था। आपके सारे मसले आपकी इन वॉइसिंग में हैं। इसके बावजूद मुझे बहुत से बड़े लीकेजेस नज़र नहीं आ रहे। कबीरा बेगम गौर से उसे देख रही थी। इस बात पे मुस्कुराई। मुझे पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है मेरे पास, बस ये नहीं चाहती कि वो खामखा में ज़ाया हो। आलियान ने आंखें उठा के उन्हें देखा, फिर कदरे बेदिली से लैपटॉप परे धकेला। आप इस पैसे से एक मुलाजिम भी हायर कर सकती हैं जो आपके घर खाना बनाए। आपको अनाया की शादी कर देनी चाहिए। उनकी मुस्कुराहट में मज़ीद नरमी आई। तुम्हें उसकी फ़िक्र है आलियान? मुझे नहीं पता, उसने सर झटका। लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं अपने किसी क्लाइंट को उसके साथ सेटअप कर सकता हूँ। थोड़ा लव मैजिक और उसकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। ठीक है, इस बारे में देखेंगे। वो दिलचस्पी से उसे देखते हुए गर्दन में बड़ा नेकलेस उंगलियों में घुमा रही थी। ये सब कैसे आता है तुम्हें? जादू जिन्नात? आलियान ने कंधे झुकाए और वापस लैपटॉप की तरफ मुतवज्जे हुआ। बेजारी से चंद कीज़ दबाई। आर्ट है ये, सीखना पड़ता है। नगीना बेगम ने मुझे बचपन से सिखाया था। मैं गिफ्टेड नहीं हूँ हिलाल की तरह, लेकिन बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर इसका स्कोप बहुत है। हर शख्स को किसी न किसी से बदला लेना है। हर किसी ने किसी का दिल दुखाया है। मैं इस दुनिया का तवाज़ुन वापस कायम कर रहा हूँ। फिर एकदम उसने चौंक के चेहरा उठाया। चल हमें सोचती नज़रों से उन्हें देखे क्या? वो कहाँ होता है? कबीरा बेगम के अब्रू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। कौन? मेरा बाप सादान। नौजवान जादूगर के चेहरे पे अजीब तल्खी सी फैल गई थी। कबीरा बेगम की मुस्कुराहट में ज़ख्मीपन उभर आया। वो खिड़की को देखने लगी जहाँ बैठा बगला उनसे मायूस होकर अब दूर तक थैले पानी और मस्जिदों के ऊंचे गुंबदों को देख रहा था। वो इंग्लैंड में होता है अपनी दूसरी बीवी और उसके बच्चों के साथ। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और आप क्या चाहती हैं? कबीरा बेगम ने चौंक के उसे देखा, आंखें सोचने वाले अंदाज में छोटी की। तुम क्या कर सकते हो? उनकी आवाज़ धीमी हुई। मैं तकलीफ़ दे सकता हूँ, ऐसी तकलीफ़ जो इंसान को जानवर बनने पे मजबूर कर दे। इतनी तकलीफ़ कि वो तड़पता रहेगा और उसको पनाह नहीं मिलेगी। उसकी आवाज़ में सर्द मोहरी थी, संग दिली। एक सनसनीखेज़ लहर कबीरा सादान की रीढ़ की हड्डी से दौड़ गई। फिर वो जैसे खुल के मुस्कुराए। उसको तकलीफ़ नहीं देनी। उसके लिए आज भी मेरे दिल में एक नरम गोशा है, मगर उसकी बीवी को तकलीफ़ देनी है और उसके बच्चों को। मैं नहीं चाहती कि वो खुश रहें। फिर तल्ख मुस्कुराहट के साथ अपने मोबाइल फ़ोन को देखा। मुझे उन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। अपनी तस्वीरें तक बाहर नहीं जाने देते। उन्हें लगता है मैं उन्हें नज़र लगा दूँगी, लेकिन मुझे उनकी ख़बरें मिल जाती हैं। वो आजकल वेकेशन पे गए हुए हैं।
मोरक्को वल मगरिब में चले जाएं या अल मशरिक में, मैं उन तक अपनी एनर्जी पहुंचा दूंगा। आप जो चाहती हैं मुझे बता दीजिएगा, मैं तुम्हें इसके लिए पे करूंगी। उनका लहजा हतमी था। आलियान पहली दफ़ा मुस्कुराया। इसकी फ़िक्र मत करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली डिस्काउंट। मुस्कुरा के उसने आँख दबाई तो वो खुल कर मुस्कुरा दी। अच्छा कमा लेते हो इस काम से। आलियान के तासरात बदले, हल्के से शाने झुकाए। कमा लेता था, लेकिन जब से माहिर फरीद और माला के बच्चे वाला मसला शुरू हुआ है, पुलिस ने मेरी डार्क वेब की वेबसाइट पर नज़र रखना शुरू कर दी है। मुझे कुछ अरसे के लिए अपनी सरगर्मियाँ रोकनी पड़ गई हैं। बस इसी वजह से। वो एकदम कहते कहते रुका। कबीरा ने गौर से उसका चेहरा देखा। दिल बेकरारी से धड़का। इसीलिए तुम आजकल माली मुश्किलात का शिकार हो। आलियान के चेहरे पे एक पथरीला सा तासुर दर आया। चल हमें पहले वाली बेतकल्फ़ी और मुस्कुराहट गायब हो गई। तब से लैपटॉप स्क्रीन बंद की। मेरे मामलात मेरे हैं, सारी ज़िंदगी मैंने इन्हें खुद ही डील किया। अपने पैसे खुद कमाए, खुद खर्च किए। आपको मेरे माली मामलात में दखल देने का कोई हक़ नहीं है। फिर उसने एक नज़र बंद लैपटॉप को देखा, साथ रखे कागज़ों को, और दोबारा से कबीरा सादान को। उसकी आंखों में कुछ तब्दील हुआ था। क्या आपने मुझे अपने फाइनेंसिस ये बताने के लिए दिखाएं कि आपके पास बहुत पैसा है और आप मेरी मदद कर सकती हैं? नहीं आलियान, तुम गलत। उसने हाथ उठा के रोक दिया। इट्स ओके, लेकिन मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। आपके मसलों की निशानदेही करके मैंने लिख दिया, देख लीजिएगा। उसके चेहरे पे कुछ था, हर्ट होने का सा तासुर। वो घबरा के उठी, लेकिन वो मोबाइल जेब में डालता तेज़ी से बाहर निकल गया था। दरवाज़ा बंद हुआ तो वो तन्हा रह गई, खाली हाथ, एकदम बेजान सी। उन्होंने उसे नाराज़ कर दिया था। क्या वो उन्हें कॉल करेगा? क्या अब वो उनसे मिलने आएगा? वो तो सिर्फ उसकी मदद करना चाह रही थी, लेकिन कहाँ से सीखी थी उसने ये हठधर्मी? शायद अपने बाप से। वो भी ऐसा ही था। वो बेजान सी कुर्सी पर वापस गिर सी गई। वो कैसे उसे यकीन दिलाए कि वो उनकी फैमिली था? वो कैसे उसकी मदद करे और उसे इस मुश्किल से निकाले जिसमें उस नौजवान जादूगर ने ओवर स्मार्ट बनते हुए खुद को फंसा लिया था? ज़िया सुल्तान अस्पताल की इमारत के बाहर खड़ा था। स्याह पैंट पे हमरंग जैकेट पहने, मफलर गर्दन के गर्द बांधे, सन ग्लासेस लगाए, वो घड़ी को देखते हुए चौकन्ना अंदाज में दाएं बाएं देख रहा था। हर सांस के साथ होंठों से धुआं निकल के फिजा में गायब होता। अस्पताल के अगली तरफ एक बागीचा बना था। धूप निकली हुई थी, इसलिए कुछ मरीज़ वहाँ बैठे थे। वहाँ एक फव्वारा था जिसका पानी मौसम के बायस या किसी तकनीकी मसले की वजह से सूखा हुआ था। उस फव्वारे के मंडेर पर कशमाला बैठी थी। वो उससे चंद कदम के फासले पर रुक गया। दाएं बाएं उगे सरसब्ज पौधे और ऊंचे दरख्त जिनके पत्ते भूरे हो चुके थे, आसमान पर उड़ते परिंदे और सूखा हुआ फव्वारा, हर शय एक लम्हे के लिए पसे मंज़र में चली गई थी। सिर्फ कशमाला मुबीन थी जो वहाँ बैठी थी, कैमल कोट, सर पे टोपी लिए, दोनों हाथ आपस में रगड़ते। वो उसके साथ वो बैठा था, सर झुका एक बच्चा, भारी सी जैकेट और ट्राउज़र्स में, टोपी और मफलर से गर्दन और सर को ढके। वो दोनों हाथों में मोबाइल पकड़े कोई वीडियो देख रहा था। हर सांस के साथ धुआं उसके मुंह से निकलता और फिज़ा में गुम होता। ज़िया सुल्तान के हलक में गिल्टी सी उभरी, जिससे उसने बहुत कुछ निगलते हुए नीचे धकेल दिया। फिर कदम कदम उनकी तरफ बढ़ता आया। कशमाला ने उसे देख लिया था। उसका चेहरा सपाट था। वो सीधी उठ खड़ी हुई। वो उसके करीब आया, चंद कदम के फासले पर रुक गया। वो बच्चे को नहीं देख रहा था, सिर्फ उसे देख रहा था। हम यहाँ क्यों मिल रहे हैं? ये उसका पहला सवाल था, जिसका जवाब फ़ोन पे कशमाला ने नहीं दिया था। क्योंकि यहाँ मैं हूँ, आवाज़ पे ज़ियाद ने चौंक के दाएं जानिब देखा। फव्वारे के अकब से एक नौजवान व्हीलचेयर धकेलता उस तरफ आ रहा था। व्हीलचेयर पर सफ़ेद बालों वाले नहीफ़ और लाहिर से मालिक फ़रीद बैठे थे। उन्होंने स्वेटर, कोट, मफलर, दस्ताने, हर शय पहन रखी थी। इसके बावजूद सर्दी से उनकी नाक सुर्ख हो रही थी। IV लाइन लगी हुई थी और बोतल व्हीलचेयर के डंडे के साथ खड़ी थी। ज़ियाद ने चौंक के वापस कशमाला को देखा और फिर उन्हें। आप? नौजवान ने व्हीलचेयर कशमाला के अंत हाथ रोक दी थी और वो तीनों एक लाइन में थे। व्हीलचेयर खड़ी हुई कशमाला, बैठा हुआ वीडियो देखता बच्चा और उनके पीछे सूखा हुआ फव्वारा। वो अकेला उनके सामने खड़ा था। ये हम दोनों का आपस का मामला है। ज़ियाद की आवाज़ में शाम की सी फुनकार थी। ये तुम दोनों का मामला नहीं है, ये हमारी फैमिली का मामला है। अब्दुल मालिक फ़रीद ऐन उसकी आंखों में देख रहे थे। बीमारी और कमज़ोरी के बावजूद उनके चेहरे का रोब और आवाज़ का दबदबा वैसा ही था। फैमिली? ज़ियाद ने चौंक के कशमाला को देखा। एक लम्हे के लिए जैसे वो सांस नहीं ले सका। माला हमारी फैमिली है और हम इसकी। तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो ज़ियाद सुल्तान। तुम अपने बेटे से मिलने आए हो, मिल सकते हो, लेकिन तुम इसकी ज़िंदगी में नहीं रहोगे और ये आज हम यहीं पे तय करेंगे। जेबों में हाथ डाले खड़े ज़ियाद ने जवाब नहीं दिया। लब भिंचे खामोशी से अब्दुल मालिक फ़रीद को देखे गया। मैं तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट
साइन नहीं करवाऊंगा क्योंकि तुम किसी मुआहदे की पासदारी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि माला अकेली नहीं है, हम सब इसके साथ हैं और तुम यूँ बिना इजाज़त उसकी ज़िंदगी में दोबारा दाखिल नहीं हो सकते। ज़ियाद ने माला को देखा। वो सीने पर बाजू लपेटे उसी सपाट चेहरे के साथ उसे देख रही थी। ये वो लड़की नहीं थी जिसको वो अरसे से जानता था। कुछ था जो उसमें बदल गया था, एक बेनियाज सा नडरपन। तुम अपने बेटे से मिलो, उसके साथ वक्त गुजारो और जब मेरी घड़ी की सुइयां 12 पे पहुंच जाएं तो तुम यहाँ से चले जाओगे। तुम 3 महीने के बाद अपने बेटे से मिलने आ सकते हो, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। ज़ियाद कदम कदम उस बच्चे की तरफ बढ़ा। सीने पर बाजू लपेटे कशमाला ने ज़ोर से मुट्ठी से कूनी भींच ली, अलबत्ता चेहरा सपाट ही रखा। इसको तुम एक ज़बानी मुआहदा समझो या मेरी वार्निंग, लेकिन तुम अब माला की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करोगे क्योंकि वो अकेली नहीं है। ज़ियाद घुटनों के बल उस बच्चे के करीब बैठा, धीरे से उसके घुटने पर हाथ रखा। माला के नाखून कोहनी में पवस्त हो गए, अलबत्ता दांत पे दांत जमाए वो खुद को जब्त से खड़े किए रखी। वो पहली बार अपने बेटे से मिल रहा था, वो बेटा जो उसको नहीं चाहिए था, वो बेटा जिसको ढूंढने में उसने माला की कोई मदद नहीं की थी, वो बेटा जिसको वो मार देना चाहता था। आंसू उसके हलक में फंसने लगे, लेकिन चेहरा उसे पत्थर जैसा ही रखना था क्योंकि वो अकेली नहीं थी। ज़ियाद ने बच्चे के घुटने पर हाथ रखा तो उसने चेहरा उठाकर उसे देखा। चंद में खामोश नज़रों से उसे देखा ही गया, फिर फ़ौरन से माँ की तरफ चेहरा उठाया। दिस मैन इज़ योर फादर, वो धीमी आवाज़ में बोली थी, बहुत से आंसू अंदर उतार के। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे कोई बदल नहीं सकता था। माहिर का साइन किया कागज़ भी नहीं। बदर ने वापस उस आदमी को देखा, उसकी सन ग्लासेस में उसे अपना अक्स दिखाई दिया था शायद, और फिर उसने चेहरा फ़ोन पे झुका दिया। क्या तुम इसे कह सकती हो कि ये मुझे एक दफ़ा बाबा कह दे? ज़ियाद ने गर्दन उठा के उसे देखा तो माला को वहम सा हुआ कि उसकी आवाज़ भीगी हुई है, अलबत्ता सन ग्लासेस के बायस वो उसकी आंखें नहीं देख सकती थी। मैं इसे नहीं कह सकती क्योंकि वो बोलता नहीं। ज़ियाद सुल्तान चलम में उसे देखे गया, फिर सीधा खड़ा हो गया, चंद कदम पीछे हुआ, फिर अब्दुल मालिक फ़रीद को देखा। आप लोग एक फ़ैमिली की तरह रहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मेरा इस बच्चे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं इसकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहता हूँ। एक बोझ सा था जो कशमाला के कंधों से उतरने लगा। उसने बेख्तियार मालिक फ़रीद को देखा जो गर्दन उठाया आंखें छोटी करके उसे देख रहे थे। अगर तुम्हें दोबारा बच्चे से मिलना होगा तो तुम उसके लिए सीधा रास्ता अपनाओगे। अगर तुमने टेढ़े रास्तों से आने की कोशिश की तो याद रखना सिर्फ तुम नहीं हो जैसे आग और बारूद के खेल आते हैं। ज़ियाद ने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने कहा ना, मैं इस बच्चे से दोबारा नहीं मिलना चाहता। वो 2 कदम पीछे हटा था। याद रखना कि तुम मेरी नज़र में हो, तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। मेरी बात मत भूलना, मैं मर गया तब भी मेरी रूह तुम पे नज़र रखेगी ज़ियाद सुल्तान, वो उसी भारी और ऊंची आवाज़ में कह रहे थे। ज़ियाद ने बारी बारी उन दोनों को देखा, सपाट चेहरे वाली लड़की जिसकी आंखों में हल्की सी नरमी थी और व्हील चेयर पर बैठा बूढ़ा आदमी, फिर एक नज़र उसके पीछे खड़े नौजवान पर डाली, बच्चे को दोबारा देखने की। जैसे उसमें हिम्मत नहीं थी, उसने सरस बात में हिलाया और पलट गया। वो दूर चला गया तो कशमाला के होंठों से गहरी सांस निकली। बहुत सा धुआं भी ठंडी फिज़ा में गायब हो गया। वो बेख्तियार मालिक फ़रीद की तरफ मुड़ी। थैंक यू सो मच। आंसू उसकी आंखों से फिसलने लगे थे। उम्मीद है वो मुझे अब तंग नहीं करेगा। अब्दुल मालिक फ़रीद ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, फिर बंद कर दिए, फिर सर को इस बात में हिलाया। उम्मीद है। फिर अमार को इशारा किया। वो कॉल पे किसी को बुलाने लगा जो माला को घर छोड़ने जा रहे थे। जब वो और बदर वहाँ से चले गए तो अमार वापस उन तक आया। व्हील चेयर पीछे से थामी और उसे आगे धकेलने लगा। उनका रुख अस्पताल की इमारत के अंदरूनी हिस्से की जानिब था। क्या वो वाकई अब अपने बच्चे से दस्तबरदार हो जाएगा? नहीं, वो झूठ बोल रहा था। वो वही करेगा जो उसने करना था, लेकिन मैं माला की ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। अमार ने चौंक के उन्हें देखा। फिर आपने उसे ये क्यों कहा कि आपको उम्मीद है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा? अब्दुल मालिक फ़रीद ने गहरी सांस ली। इस सांस में आज़र्दगी भी और यासियत भी, क्योंकि वो बरसों बाद खुश हुई है। मैं उसकी खुशी ख़राब नहीं करना चाहता। फिर गर्दन कंधे तक लेकर गए। अमार, उस आदमी पे नज़र रखना, ये माहिर को नुकसान पहुंचाए बगैर इस शहर से नहीं जाएगा। अमार ने सरस बात में हिलाया। उसने वो होटल छोड़ दिया है, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूँगा। वो व्हील चेयर धकेलता अंदर लेकर जा रहा था, दूर अंदर पहली दफ़ा। अमार को उस रोज़ माहिर को इस मामले का हिस्सा बनाने पे अफसोस हुआ था। यह आदमी जिसको आज उसने देखा था, इसको उस रोज़ उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए था। फ़रीद लाड़ में उस सुबह चहल पहल सी थी। बज़ाहिर कुछ नहीं बदला था। फैज़ियानम किचन में अपने काम निपटा रही थी। हिलाल लिविंग रूम में बैठी टेपेस्ट्री के ताने बाने बुन रही थी। बदर अंदर कमरे में सो रहा था और किचन काउंटर के स्टूल पर शबनम बैठी। बज़ाहिर कुछ भी नहीं बदला था।
लेकिन उस घर के तमाम मकीनों के चेहरों पर रौनक, खुशी और एक्साइटमेंट थी। फैज़ी खानम बार बार उमड़ के आते मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करते, फिर हर खुद थोड़ी देर बाद शबनम के करीब जाके ज़ोर से आह भरती। इतना इंतज़ार किया मैंने इस दिन का कि जब माहिर बे को अपनी खुशी मिलेगी। मेज़ पर बहुत से कार्ड्स और रिबन फैलाए बैठी शबनम ने मुस्कुरा के चेहरा उठाया, जोड़े के साथ ऐनक लगाए उसका चेहरा भी वैसा ही खिला हुआ था। हमने भी इस दिन का बहुत इंतज़ार किया फैज़ी खानम, जब माहिर बे एक दिन के लिए रोबोट नहीं होंगे। बालकनी के दरवाजे के साथ खड़ा माहिर फ़ोन पे बात कर रहा था। फ़ोन रख के उनकी तरफ आया, उसी संजीदगी से शबनम को देखा। माहिर बे ने कहा था कि वेन्यू के तमाम इंतज़ामात आप करेंगी। शबनम ने बिना पलक झपकाए उसे देखते हुए सर ऊपर नीचे हिलाया। अमार अब उसी संजीदगी से अपने आईपैड की स्क्रीन पर उसे कुछ दिखा रहा था। गेस्ट लिस्ट, एक छोटा सा इवेंट, फूलों का डेकोर, सिक्योरिटी के इंतजामात। शबनम गाल पे हाथ रख के उसको देखते हुए पलके थोड़ी थोड़ी देर बाद झपकाती थी। चल लम्हे गुजरे। अमार ने उसी मशीनी अंदाज में अपनी बात का खुलासा बयान किया और फिर खुदा हाफिज़ कह के राहदारी की तरफ बढ़ा। रास्ते में वो रुका क्योंकि बैरबल फरीद उसी पल अपने कमरे से बाहर आता दिखाई दिया था, ट्राउज़र्स पे ढीला ढाला स्वेटर पहने। उसने एक नज़र अमार को देखा, सर के आसपास से उसके सलाम का जवाब दिया और आगे आया। घुंघराले बालों में उंगलियां चलाते हुए रबड़ बैंड उन पे बांधा। एक नज़र शबनम पे डाली और फिर दब से कुर्सी खींच के साथ बैठा। सवालिया निगाहों से मेज़ पर रखे सैंपल्स को देखा। ये क्या है? शबनम गर्दन मोड़ के अमार को जाते हुए देख रही थी। चौंक के उसकी तरफ मुड़ी, फिर मुस्कुराई, पलके 2-3 दफ़ा झपकाई। हमारे बॉस की शादी हो रही है और हमारा काम है इसको परफेक्ट फेरी टेल वेडिंग बनाना। बैरबल के चेहरे के जाविये बिगड़े। मैं सर झटका। फेरी टेल वगैरह कुछ नहीं होता, देखना हनीमून पीरियड गुजरेगा तो ये दोनों भी लड़ रहे होंगे। शबनम ने बहुत मुश्किल से होंठों पे आई मुस्कुराहट रोकी। तुम्हारी जेलसी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। बैरबल ने जवाब में एक नज़र उसे घूरा और फिर फैज़ी खानम को अपना नाश्ता कहने लगा। अच्छा सुनो, मुझे माहिर बेल के लिए सूट मुंतखब करना है। शबनम ने चंद कपड़ों के सैंपल उसकी तरफ धकेले। वो इतने मसरूफ़ हैं कर्मज़ी इमारत में कि उन्होंने हर चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दी है। सूट, रुमाल का रंग, शर्ट, टाई, सब कुछ मुझे ही चूज़ करना है। वो डार्क ग्रे पहनेगा। शबनम और बैरबल ने चौंक के उस तरफ देखा। स्टूल पर बैठी हिलाल की उनकी जानिब पूछती और झुक के वो धागों की गिरा लगा रही थी। वो डार्क ग्रे पहनेगा और माला सफ़ेद पहनेगी। माला के फूलों का रंग जामनी होगा, जामनी सफ़ेद और सब्ज़ पत्ते, और माहिर के हाथ में भी फूल होंगे सफ़ेद रंग के। वो दोनों खुश होंगे और मैं पिस्ता रंग पहनूंगी। वो आंखें सामने खला में जमाए धागों को उंगलियों पर लपेटती कह रही थी। शबनम थोड़ी पे हाथ रख के सहर ज़दा सी उसे देख रही थी। लाल की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। और फिर हम सब साथ रहेंगे, मैं और बदर एक साथ बड़े होंगे। वो यूँ कह रही थी जैसे कोई फिल्म सी उसके सामने चल रही हो। फैज़ी खानम ने कॉफ़ी बैरबल के सामने रखी तो थप की आवाज़ पे वो दोनों चौंके। बैरबल गर्दन मोड़ के तनकीदी नज़रों से उसे देख रहा था। और वो माला का सीरियल किलर शौहर, वो होने देगा ये सफ़ेद और जामनी फूलों वाली शादी? मुँह बिगाड़ के वो बोला था। हिलाल ने कंधे झुकाए। पता नहीं, अंधेरा है उसके सामने। वो इस शहर से बहुत जल्दी चला जाएगा। साथ ही हिलाल ने जैसे झुरझुरी सी ली। बैरबल ने खफकी से उसे देखा। ये तुम्हारा मोजो मेरी दफ़ा काम क्यों नहीं आया जो मैं उस चुड़ैल के साथ फंस गया था? हिलाल ने बेबसी से शाने अचकाए। अभी तक उसकी उनकी तरफ पूछती। मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है बैरबल भाई, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। जो समझ आता है वो कह देती हूँ, जो समझ आता है वो कह देती हूँ। बैरबल ने नकल उतारते हुए चेहरा वापस मोड़ा तो शबनम आंखें छोटी करके उसे देख रही थी। क्या है? शबनम कदरे आगे को हुई। उसकी आंखों में चमक सी थी। ये मालिक साहब का सेक्रेटरी अमार। देख रहा हूँ बहुत नज़र रखने लगी हो तुम इस पे। सिंगल है अमार? बैरबल ने कॉफ़ी का घूंट भर के ज़ोर से उसे मेज़ पर रखा। ना सिर्फ सिंगल है बल्कि अपने सिंगल हाथों से बंदों को कच्चा चबा भी जाता है। शबनम बदमज़ा सी होकर पीछे हुई। मैं संजीदा हूँ। तुम्हारी दाल अमार के साथ नहीं गलेगी। वो मालिक का सिर्फ दायां हाथ नहीं है बल्कि उसके सारे ज़ेरी ज़मीन कामों की निगरानी भी करता है। बेहतर है तुम मुझसे दूर रहो और अपने जैसा कोई नर्ड ढूंढो। शबनम के चेहरे पे बहुत सी नाराज़ी उतरी। ठक ठक करके सारे सैंपल्स इकट्ठे किए और उन्हें थैले में डालने लगी। तुम सुजैन के साथ इसलिए फंसे थे क्योंकि तुम्हें औरतों की पहचान ही नहीं है। अब हो चुकी है, बहुत शुक्रिया। वो उसी जले कटे अंदाज में बोला और कॉफ़ी के बड़े बड़े घूंट भरने लगा। इससे पहले कि शबनम कुछ कहती, अमार तुम्हारे लिए नहीं है शबनम। शबनम का एक लम्हे के लिए सांस रुक गया। चौंक के उसे देखा। वो अपने दांतों से एक धागे की गांठ लगा रही थी।
बहरबल भाई ठीक कह रहा है, वो और तरह का आदमी है, तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रहोगी और अभी तुम किसी के भी साथ खुश नहीं रहोगी क्योंकि तुम बहुत जल्दी मर्दों के साथ ऑब्सेस्ड हो जाती हो। फिर उनके हर अमल के बारे में बहुत दफ़ा सोचती रहती हो, हर बात को ओवर एनालाइज करती हो। अभी कुछ अर्सा के लिए उनसे दूर रहो, 5-6 साल तक इंतज़ार करो, फिर तुम्हारे रास्ते किसी से टकराएंगे, वो होगा तुम्हारे लिए। हिलाल एक लम्हे के लिए रुकी, फिर गहरी सांस ली। शायद। शबनम जो बिल्कुल मशहूर सी होकर सुन रही थी, दोनों अब्रू उठाए। शायद इसलिए क्योंकि मैं खुदा नहीं हूँ, कोई भी मुस्तकबिल नहीं जानता, मुझे जो बताया जाता है बस वहीं बता देती हूँ। शबनम जैसे दिल महसूस कर रह गए, फिर बेख्तियार बहरबल को देखा जो पहली दफ़ा मुस्कुरा रहा था। यानी अगले 5-6 साल तक तुम अकेली ही रहोगी। सुजैन से तलाक के बाद वो पहली दफ़ा खुल के हंसा था। शबनम के माथे पर बल पड़े, गुस्से से अपनी चीज़ें समेटी, अपना स्टैनली कप उठाया, स्ट्रॉ होंठों में डाल के 2 घूंट भरे और इस दौरान वो गुस्से से बहरबल को घूरती रही थी। मिल जाएगा मुझे भी कोई। बहरबल उसी तरह हंसता जा रहा था। 5-6 साल, हा। शबनम का चेहरा सुर्ख हो चुका था। उसे घूरते हुए वो फैज़ी आनम को आखिरी हदायत दे के राहदारी की तरफ बढ़ गए। बहरबल अब टोस्ट पर पीनट बटर लगा रहा था। फैज़ी आनम ने रुक के पहले उसे देखा, फिर पीनट बटर की मोटी तह को, फिर वापस बहरबल को। वो उनकी निगाहों को देख के कंधे उचका के रह गया। फिर क्या करूं, तलाक हुई है मेरी, कुछ दिन तो कब्ज़ खाऊंगा ना। बेपरवाही से दान टोस्ट में गाड़े। फैज़ी आनम गहरी सांस लेकर रह गए। अगर माहिर फरीद ने उसको ये सब खाते देखा होता तो अगले ही लम्हे उसे आग कर देता। लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे। हिलाल की बुड़बुड़ाहट जारी थी। बहरबल ने बेजारी से मुस्तकबिल का खबरनामा सुनने की कोशिश की। वो ये घर नहीं होगा जहाँ माला, मैं और भाई और बदर रहेंगे, वो कोई और घर होगा। उस घर में जामनी बोगनवेलिया के फूल होंगे और बागीचे में एक बेंच रखा होगा, उसके साथ मरमरी बतखें बनी होंगी और एक पत्थर का खरगोश। वो बोलती जा रही थी और बहरबल बेतुजी से टोस्ट की बाइट लेता जा रहा था। दफतन किसी एहसास के तहत ठहरा, जगह से उठा और हिलाल के पीछे आ खड़ा हुआ। लुकमा चबाते हुए गौर से उस टेपेस्ट्री को देखा। ये घंटी, ये क्या बना रही हो लाली? पता नहीं, उसने शाने उचकाया। वो गौर से उस घंटी को देख रहा था। टेपेस्ट्री उल्टी थी, लेकिन वो घंटी को उल्टे होने के बावजूद भी पहचान सकता था। एक सीन है, मुझे नज़र आता है बार बार, वहीं बना रही हूँ। वो अब धागों को टटोलती हुई टांका लगा रही थी। ये तो माला की घंटी। श्श, उसको नहीं दिखानी है, वो एकदम बोली तो बहरबल ने ताज्जुब से उसे देखा। क्यों? पता नहीं, बस उसको नहीं देखना चाहिए, उसे दुख होगा। बहरबल चल लम्हे उलझन से उसे देखे गया, जो वापस अपने धागों में मसरूफ़ हो गई थी। फिर कंधे उचका के उफ तुम्हारा मौजू कहता तो उसकी बाइट लेता आगे बढ़ गया। स्ट्रीट के कोने वाला घर आज भी उसी तरह था। उर्दल ने स्याहकार सफ़ेद बाड़ के बाहर रोकी तो माला बाहर निकली। ताज्जुब से पहले उस घर को देखा जिसके बागीचे में जामनी बोगनवेलिया का दरख्त था, फिर उर्दल को जिसने मुस्कुरा के सर को खम दिया था। माहिर बे ने हमें यहीं बुलाया आपको। माला ने नरम मुस्कुराहट के साथ उसको शुक्रिया कहा। फिर कंधे पर बैग लगा स्ट्रिप दुरुस्त करती कदम कदम आगे बढ़ने लगे। उसके बूट्स की हील सड़क पर ठक ठक बजने लगी थी। फिर आगे घास शुरू हो गई। बागीचे के गिर सफ़ेद लकड़ी की बाड़ थी। छोटा दरवाज़ा जो उसकी टांगों में अब तक आता था, उसने हाथ से आगे धकेला और अंदर दाखिल हुई। वो एक खूबसूरत घर था, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। बागीचे में एक दरख्त था जो दोनों अतराफ में फैला हुआ था। सब्ज पत्तों के दरमियान जामनी फूल जो इस्तांबुल के उस सुरमई मौसम में भी अपने रंग बिखेर रहे थे। दरख्त के नीचे एक बेंच रखा था, साथ घास के किनारे मरमरी बतखों की शक्लों के गमले थे। मुकाबिल सिमत में कुछ गमले सफ़ेद खरगोशों की सूरत में बने हुए थे और हर एक में सरसब्ज पौधे लगे थे। उस घर में मौजूद हर पौधा और दरख्त सदाबहार था। बाहर फैले मौसम और सर्दी की शिद्दत का जैसे उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो अभी तक दाखिली रविश पर खड़ी थी, ताज्जुब से दाएं बाएं देख रही थी जब अंदरूनी दरवाज़ा खुला और वो दिखाई दिया। माला को देख के उसके कदम वहीं रुक गए। सफ़ेद बाड़ के साथ खड़ी लड़की जिसने कैमल रंग का लंबा कोट पहन रखा था, सर पर टोपी थी जिसके ऊपर बनी फर की बाल पीछे को लटक रहे थे। शायद वो आज भी जल्दी में बदर की टोपी पहन आई थी। बाल कंधों तक गिर रहे थे और सब्ज आंखें खुशगवार हैरत से दाएं बाएं देख रही थी। तभी उसकी निगाह माहिर पे पड़ी। वो मुस्कुरा दी और भूरे बूट से चलती रविश पर आगे बढ़ने लगी। वो मौसम की शिद्दत के बावजूद कोट नहीं पहने हुए था।
बल्कि ग्रे ऊनी स्वेटर पहने हुए था जिसके आस्तीन पीछे चढ़े थे। उसे देख के मुस्कुरा के बागीचे की तरफ इशारा किया। ये किसका है? वो बोगनवेलिया के दरख्त तले बेंच पर बैठ गए। बैग उतार के गोद में रख लिया। भूरे बूट्स की हील सब्ज घास में पेवस्त हो गई। मुझे माही की कॉल आई थी। माहिर ने जैसे उसकी बात सुनी नहीं थी। वो बेंच के दूसरे किनारे पर बैठा, ऐसे कि रुख उसकी जानिब था। उससे बेख्तियार अगवा की पहाड़ी के वो पत्थर याद आए। क्या कह रही थी? माला ने गौर से मुस्कुराहट दबाए उसे देखा। माहिर ने झुरझुरी ली। धमकी दे रही थी मुझे? माला बेख्तियार हंस दी, गर्दन पीछे फेंक के। वो चंद लम्हे उसे हंसते हुए देखता रहा। किस किस्म की धमकी? वो जैसे बहुत महसूस हुई थी। यहीं कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो वो 7 बरआज़मों तक मेरा पीछा करेगी। चुड़ैल ना हो तो? माला हंसती जा रही थी और वो मुस्कुरा कर उसे देखे गया। शायद ये बात हंसने वाली नहीं थी, या शायद वो बलाखिर खुल के हंसना चाहती थी। तुम्हें लगता है वो 7 बरआज़मों तक आएगी तुम्हारे पीछे? पहले ही एयरपोर्ट पे फंसी बैठी होगी। उसने मुँह में सर झटका था और वो फिर से हंस दी। मेरा ख्याल था माही तुम्हें पसंद करती है। वह उंगली की नोक से आंख के किनारे साफ कर रही थी जो हंसने के बायस भीग गए थे। कुछ दिन पहले तक मेरा भी यही ख्याल था। इस दफ़ा वो हंसी, लेकिन आहिस्ता से, जैसे हंसते हंसते थक गई हो। वो कह रहा था, लेकिन वो तुम्हारे मामले में बहुत हसास है और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि मैं कमिटमेंट पूरी कर सकता हूँ। इसलिए उसे बहुत मुश्किल से यकीन दिलाया कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। क्या उसे यकीन आ गया? माहिर ने सर दाएं बाएं हिलाया। मेरा नहीं ख्याल मैं उसे सिर्फ बातों से यकीन दिला सकता हूँ। चल हमें खामोशी से गुजर गए। वो मुस्कुराती भीगी सब्ज आंखों से उसे देखे गई, फिर अब्रू से घर की तरफ इशारा किया। हम यहाँ क्यों मिल रहे हैं? माहिर ने गर्दन उठा के बोगनवेलिया के दरख्त को देखा। क्योंकि ये हमारा खैमा है। वो चल हमें के लिए कुछ बोल न सकी। हमारा खैमा? आंखों में खुशगवार हैरत और बेयकीनी उतरी। जब मैंने ये घर देखा था तो मैं जान गया था कि मुझे ऐसे ही घर में तुम्हारे साथ ज़िंदगी शुरू करनी है। ऐसा घर जिसमें वो दरख्त हो जो तुम्हारी माँ अपने घर में लगाया करती थी। माला की उंगली अभी भी हैरत से सीने पर जमी थी। हमारा खैमा? इस बात पे चौंक के सर उठाया, दाएं बाएं देखा। सदाबहार दरख्त, सदाबहार पौधे, ये उसकी माँ के आंगन जैसा आंगन था। उसकी आंखें फिर से भीगने लगी, लेकिन इस दफ़ा उनकी वजह हंसी नहीं थी। तुम्हें याद था? एक लम्हे के लिए उसकी सारी ज़िंदगी किसी फिल्म की तरह सामने चली थी, और इस फिल्म का पहला बाब कैफ था। मैं कभी भूला ही नहीं था। उसने गर्दन ऊंची उठाई और एक कमरे की जानिब इशारा किया जिसकी शीशे की खिड़की थी। यहाँ तुम्हारा स्टूडियो होगा। माला ने गर्दन मोड़ के उस कमरे को नहीं देखा, वो बस उसे देख रही थी। और फरीद लार, वहाँ बैरबल रहेगा। वो दोनों अपार्टमेंट्स उसी के होंगे, या जैसे उसकी मर्ज़ी। उसने कंधे अचकाए। माही को लगता था कि वो उसे छोड़ के चला जाएगा, हालांकि वो तो एक फ़ैमिली बनाने के बारे में सोच रहा था। माला, माहिर, हिलाल और बदर। आंसू उसके गाल पर खुद ब खुद लड़क गया। अलबत्ता वो मुस्कुरा रही थी। यानी ये हमारा खैमा है। माहिर ने इस बात में सर हिलाया। पेपर्स में ये तुम्हारा होगा। माला के आंसू रुक गए, अब्रू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। क्या मतलब? फिर एकदम समझ आने पे तेज़ी से कुछ बोलने लगी, लेकिन माहिर ने हाथ उठा के उसे खामोश करा दिया। पहले मेरी बात सुनो। माही की कॉल से मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीज़ें तय होनी चाहिए। माला के अब्रू खफकी से इकट्ठे हो चुके थे। पेशानी पे बल थे जो टोपी के बाहर छुप गए थे। अलबत्ता वो खुद को कुछ कहने से रोके हुए थी। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि माही के प्रेशर में मैंने ये फ़ैसला किया, लेकिन मैं एक फ़ैमिली मैन हूँ माला, और अगर मैंने अपनी फ़ैमिली बनानी है तो मुझे इस फैमिली को कुछ सिक्योरिटी देनी होगी। पैसा और जायदाद सिक्योरिटी नहीं होता माहिर, सिक्योरिटी नहीं होता, लेकिन ये एक कोशिश होती है जो एक मर्द अपनी फैमिली के लिए कर सकता है। मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स, ये घर और कुछ चीज़ें तुम्हारे नाम मुंतकिल की हैं। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन उसने जैसे थूक निकला, गर्दन में गिल्टी सी उभर के मासूम हुई। लेकिन अगर किसी सूरत में हम अलग हो गए, ऐसी सूरत जिस पे मेरा कोई कंट्रोल ना हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें माली तहफ़्फ़ुज़ देकर जाऊँ। किसी चीज़ ने ज़ोर से कश्मारा मुबीन के दिल को मुट्ठी में लेके भींच दिया था जैसे। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? उसकी रंगत सफ़ेद पड़ने लगी थी। मैं हकीकत पसंदाना बात कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से तुमसे ये वादा कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी इस रास्ते के नहीं छोड़ूंगा, अपनी कमिटमेंट नहीं तोड़ूंगा। लेकिन ज़िंदगी ज़िंदगी है। कुछ चीज़ें इंसान के लिए लिखी होती हैं, मकतूब। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं नहीं चाहता कि तुम और बदर इन चीज़ों की वजह से मुश्किल में रहो जो मेरे एक दस्तखत से तुम्हारी हो सकती थी। माला ने बेख्तियार होंठ दांतों से काटा। उसकी आंखें फिर से भरने लगी थी। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल बना दी है माहिर। मेरी वजह से तुम खतरे में हो। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराहट नफ़ी में सर हिलाया।
कोई किसी की वजह से ख़तरे में नहीं होता माला। जैसे कोई किसी को बचा नहीं सकता, वैसे ही कोई किसी को मार भी नहीं सकता। सब लिखा हुआ होता है। ये सिर्फ एक इंश्योरेंस है मेरी अपनी तसल्ली के लिए। माला ने गीली सांस नाक से अंदर खींची और सरस बात में हिला दिया। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे थी। जैसे तुम्हें बदर के गार्डियनशिप की इंश्योरेंस चाहिए थी, वैसे ही मुझे अपनी फैमिली के लिए एक इंश्योरेंस चाहिए। तुम्हें बस कुछ पेपर साइन करने होंगे कल ऑफिस में। माला ने मुट्ठी की पुछ से आंखें रगड़ी और सरस बात में हिला दिया। फिर गर्दन मोड़ के उस बागीचे को देखा जिस पे मौसम का कोई असर नहीं हुआ था। उस रोज़ कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं तुम्हें प्रपोज नहीं करना चाहता था, उसने सुना माहिर कह रहा था। एक लम्हे के लिए माहिर की सारी दिल को उदास कर देने वाली बातें भुला के वो मुस्कुरा दी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत पुश किया। माहिर ने मुस्कुरा के नफ़ी में सर हिलाया। गलती मेरी है, मुझे पहले से कुछ अरेंज करना चाहिए था। इट्स ओके माहिर, हम ना इस उम्र में है ना स्टेज में जब फूल और अंगूठियों की अहमियत हो। हमें इंटेंशंस चाहिए होती है। जानता हूँ, लेकिन मुझे अंगूठी लेनी चाहिए थी, जो कि मैंने ले ली है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, माला ने हाथ उठा के उसे रोका। वो अंगूठी तुम मुझे हमारे इवेंट पे दोगे, अभी नहीं, क्योंकि हमारे कल्चर में अंगूठी उसी रोज़ पहनाई जाती है। तुम्हें अफसोस नहीं होगा कि मैं वो सब कुछ नहीं कर सका। फेरी टेल, प्रपोजल, अंगूठी, फूल, हमें खैमा साथ लगाने जा रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ऐसी चीज़ों की परवाह होगी? वो खुल के मुस्कुरा रही थी। आंसू भी चेहरे पे लड़क रहे थे। सर्दी से उसकी नाक और गाल सुर्ख पड़ रहे थे। और उस लम्हे जामनी फूलों तले रखे भूरे बेंच पर बैठे माहिर फरीद को लगा कि उसे कुछ भी परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। हर चीज़ वैसी ही हो रही थी जैसी होनी चाहिए थी। मकतूब उनसे कहीं मील दूर ज़ारीना फरीद एक नील सैलून पर बैठी थी। एक हाथ मैनिक्योर आर्टिस्ट के हाथों में था, जिसका वो नरमी से मसाज कर रही थी। उसके बालों में रोलर्स लगे थे और वो दूसरे हाथ से मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी जब एक गैर शनासा नंबर जलने बुझने लगा। ज़ारा के होंठों पर मुस्कुराहट दर आई। उसने बेख्तियार फ़ोन कान से लगाया। तुमने कहा था कि तुम माला को माहिर से दूर रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। ज़ियाद सुल्तान की आवाज़ उसकी समात में गूंजी तो ज़ारा के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। तुम्हें क्या चाहिए? बस एक छोटा सा काम, वो कह रहा था और ज़ारा गौर से सुन रही थी। इतनी सी बात थी, वो ये बासानी कर सकती थी। उन दोनों अपार्टमेंट्स की बालकनियाँ रात के उस पहर खामोश पड़ी थी। तीन नीचे बहते पानी के किनारे बंधी कश्तियों में से उड़ती मौसीकी की मध्यम बाज़गश्त बालकनी से टकरा के फ़िज़ा में गुम हो जाती थी। आसमान से और धुंधला था। ऐसे में रेलिंग के दहाने खड़ी माला गरम मग को दोनों हाथों में पकड़े खड़ी थी। कंबल नुमा शॉल लपेटे, टोपी सर पर थी। घूंट भर के मग नीचे करती तो होंठों से धुआं सा निकल के आसमान के धुंधलेपन में शामिल हो जाता। दफ़तन आहट हुई। उसने आहिस्ता से चेहरा मोड़ा। जानती थी कौन होगा। वो अपनी बालकनी से निकलता दिखाई दे रहा था। उसने जैकेट और सर पर टोपी पहन रखी थी जिससे कान ढके हुए थे। नाक चंद सेकंड्स में ही सर्दी से सुर्ख पड़ने लगी थी। अपनी रेलिंग के दहाने वो रुका और मुस्कुरा के उसे देखा। मुस्कुराने से गाल में गढ़ा सा बनता था जिससे वो बरसों से शनासा थी। तुम्हारी बालकनी की रोशनी देखी तो सोचा पूछ लूँ कि अभी तक क्यों जाग रही हो। माला ने कमर रेलिंग की तरफ मोड़ दी, यूँ कि रुख माहिर के सामने था। फिर अबरू से दहाने की तरफ इशारा किया। माहिर की निगाह उस तरफ उठी। ये तुम लाई हो? वहाँ एक गमला रखा था जिसमें जामनी रंग का पौधा उगा था, लेवेंडर। क्या ये इस मौसम में सरवाइव कर सकेगा? उसने ताज्जुब से माला से पूछा था। उसने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। जंगली पौधा है, हर मौसम में सरवाइव कर लेगा। फिर कप होंठों के करीब गया तो उसमें से निकलता धुआं एक लम्हे के लिए बालकनी की खिड़की और माला के दरमियान छा गया। उसने चौंक के मग नीचे किया। वो गौर से उसे देख रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक आइडिया आया था, बताती हूँ। फिर जैसे याद आया, तुमने शाम में टेक्स्ट किया था कि मुझे सुबह ऑफिस आना है। माहिर ने गहरी सांस ली और रुख पानी की जानिब मोड़ लिया। शायद वो ये सब कहते हुए उसका सामना नहीं करना चाहता था। बताया था ना, कुछ कागजात पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए, कुछ चीज़ें तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। वो अपनी बालकनी के बिल्कुल सिरे पे आ खड़ी हुई, गर्दन तिरछी करके गौर से उसका चेहरा देखा। मुझे तुम्हारी दौलत और असासे नहीं चाहिए। माहिर कोनिया रेलिंग पर रखे झुका। अब वो नीचे लंगर अंदाज कश्तियों को देख रहा था जो हौले हौले से पानी में दाएं बाएं झूल रही थी। सिर्फ एक इंश्योरेंस है माला, अगर मैं ना रहा तो कम से कम तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए। अगर तुम नहीं रहे तो उसकी आवाज़ गीली हो गई। तो इन चीज़ों का क्या फ़ायदा होगा? नुकसान भी नहीं होगा। वो उसे नहीं देख रहा था, नीचे देख रहा था। हमने ज़्यादा से बात की थी, मैंने, मालिक साहब ने। वो चला जाएगा इस शहर से, वो कुछ नहीं करेगा।
वो उससे ज़्यादा जैसे खुद को तसल्ली दे रही थी। माहिर के होंठों पे तल्ख सी मुस्कुराहट उभरी। वो कुनिया रेलिंग से हटा के सीधा हुआ और उसका चेहरा देखा। दोनों के दरमियान चंद फुट का खला था। यकीनन मालिक साहब उसे बता चुके थे। मैं ज़ियाद सुल्तान से नहीं डरता, उसने जो करना है कर ले। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता। हमने बहुत से बरस अपनी अना और गलत फहमियों में ज़ाया किए। मैं मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। क्या तुम्हें पछतावा है? किस चीज़ का? वो रुका और फिर होंठों पर उदास मुस्कुराहट उभरी। किस चीज़ का? वो भी उसी उदासी से मुस्कुरा दी। लाहौर में मुझे छोड़ के आने का, मुझे अपनी हकीकत खुद ना बताने का, ज़ियाद को मेरे सामने एक्सपोज ना करने का, हमेशा आधा सच बोलने का। माहिर ने हल्के से शाने झुका दिए। है अफसोस, पछतावा भी। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते। फिर जैसे कुछ सोच के बचाऊँगा। क्या तुम्हें कोई पछतावा है? कशमाला मुबीन ने बालकनी के दरवाजे को देखा, फिर हाथ में पकड़े मग को जिससे धुआं उठ उठ के ऊपर जा रहा था और शीशे की खिड़कियों को लम्हे भर के लिए धुंधला कर देता था। फिर उसने नन्हे गमले को देखा जिसमें लेवेंडर का तनहा पौधा उगा था। फिर उसने माहिर को देखा, फिर उसके ऊपर धुंधले आसमान को जहाँ इक्का दुक्का तारे चमक रहे थे। फिर उसने नीचे पुरसुकून बहते पानी को देखा और उसके किनारे पे लर्जती कश्तियों को, उनके रंग बिरंगे कुमकुमों को, और उसमें बैठे कप्तान और उसके साथियों के कहवों की प्यालियों को। और फिर उसने कहना शुरू किया। माहिर ने उसे सुबह 11 बजे ऑफिस पहुंचने के लिए कहा था और उर्दुल को भेज भी दिया। वो कैब करके भी आ सकती थी, लेकिन जब से माहिर ने फैमिली में अनाउंस किया था कि वो दोनों शादी कर रहे हैं, उसका रवैया थोड़ा सा बदल गया था। वो हर जगह उसके लिए ड्राइवर भेजता था। कभी किसी मुलाजिम को साथ कर दिया, कभी किसी को मदद के लिए भेज दिया। माला को अपने सारे काम खुद करने की आदत थी, लेकिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी मर्द की मदद लेते हुए बुरा नहीं लग रहा था। उसे इन चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी, लेकिन आदत डालना नापसंदीदा नहीं रहा था। उर्दुल अलबत्ता सारा रास्ता ज़ेरे लब मुस्कुराता आया था, गो कि उसने मिरर यूँ ऊंचा कर रखा था कि वो माला को नहीं देख सकता था। एक भोला बसरा ड्राइवर याद आया था, लेकिन वो उसका नेम रुख देख सकती थी। उसको देखते हुए पहले जहाँ उर्दुल उसकी खुशी खराकी के बायस सिर्फ मुस्कुराता था, अब उसकी मुस्कुराहट एक कान से दूसरे तक फैली हुई थी। बात बात पे पूछता उसको कुछ चाहिए तो नहीं। वो जानती थी वो उसे दिल में ज़ारा से कंपेयर करता है, और इस मवाजने में वो उर्दुल की निगाहों में ज़ारा से जीत चुकी थी। वो कैब की इमारत में दाखिल हुई तो सूरज बादलों के पीछे था। उसने लॉबी में आते ही टोपी उतार दी। बाल कदरे चार्ज हो गए थे। उंगलियों से उन्हें सीधा किया, कैमल कोट और बूट्स पहने और रिसेप्शन तक आई तो वहाँ मौजूद लड़की तेज़ी से उठ खड़ी हुई। मैं आपको ऊपर तक छोड़ के आती हूँ। माला ने सिर्फ उससे कार एक्सेस मांगी थी, लेकिन वो स्टूल से उतरी और भाग के उसके लिए लिफ्ट खोली। उसे बेख्तियार उस बिल्डिंग में 3 महीने पहले अपना पहला दिन याद आया था, जब उसे कई घंटे बिठाया गया था। वो जेबों में हाथ डाले खड़ी मुस्कुरा के उस रिसेप्शनिस्ट को लिफ्ट के बटन दबाते, कार टेप करते और तमाम हदायत देते हुए सुनती रही। यकीनन शबनम की उस लड़की से दोस्ती होगी और उसने उसको बता दिया होगा। हालांकि माहिर ने कहा था कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कोई खबर स्टाफ को नहीं देना चाहता, लेकिन कोई बात नहीं। माला ने शबनम को गॉसिप का मार्जिन दे दिया। एक रिसेप्शनिस्ट ही तो थी, उसको मालूम हो भी क्या तो क्या हुआ। लिफ्ट के दरवाजे खुले और वो मरकज़ी हॉल में दाखिल हुई तो बहुत से सर उसकी तरफ उठे। एक एक चेहरे पर उसकी निगाह पड़ी तो उसने बहुत से रंग वहाँ उतरते देखे। मुस्कुराहटें, मायनी खेज नज़रें, एक दूसरे की तरफ झुकते सर, सरगोशियाँ। चंद लोग उठ खड़े हुए, पूरे जोश से उसको सलाम किया गया। माला के गर्दन के पीछे के बाल खड़े होने लगे, गाल दहकने लगे और वो चेहरा बज़ाहिर पुरसुकून रखे कदम कदम आगे बढ़ती गई। शबनम अपने डेस्क से फ़ौरन से उठी और मुस्कुरा के सामने आई। उसका अंदाज़ इतवार की नखियों से दिखाई देते बहुत से चेहरे। उसने बेख्तियार थूक निकला। उफ, शबनम ने सबको बता दिया था। एकदम हर तरफ से सब उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। वो बज़ाहिर रस्मी मुस्कुराहट के साथ माहिर के ऑफिस के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अभी वो दरवाजे के करीब ही थी कि वो अंदर से खुल गया। शायद उसे मालूम हो गया था कि वो आ गई है। अब वो उसके सामने दरवाज़ा खोले खड़ा था, शर्ट के आस्तीन पीछे चढ़ाए, मुस्कुरा के उसको वेलकम कह रहा था। माला की नखियों से हॉल के कैबिन में से सर निकले, सर और उठी गर्दनें उस तरफ मुतवज्जे देख सकती थी। शीशे की एक दीवार में माहिर का दरवाज़ा खोले खड़ा अग सबको दिखाई दे रहा था। उफ, वो तेज़ी से अंदर आए। दरवाज़ा तो वो खोल ही सकती थी, उसको उठ के दरवाज़ा खोलने की क्या ज़रूरत थी। सब नोटिस कर रहे थे। ऑफिस में पहले से ही 2 लोग मौजूद थे। सामने कुछ कागज़ पड़े थे। वो जब तक कुर्सी पर बैठी उसका चेहरा सुर्ख और हाथ पसीने से नम हो चुके थे। फिर तवज्जो उनकी तरफ मरकूज़ की। माहिर अपनी सीट पर वापस बैठते हुए कह रहा था, हम ये कागजात ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम में भी साइन कर सकते हैं, वहाँ ज़रा बेहतर हो जाएगा। शायद वो जगह की कमी की वजह से कह रहा था, क्योंकि मेज़ छोटी थी और उसके गिर्द रखी कुर्सियाँ उस जगह को तंग कर रही थी। नहीं, यहीं पे कर लेते हैं।
वो तेज़ी से बोली। एक दफ़ा फिर उस हाल से गुजर के ऊपर जाना और उन गर्दनों और मायने खेज नज़रों और शरारती मुस्कुराहटों को देखना, नहीं, वो यहीं ठीक थी। माहिर ने रिसीवर उठाते उठाते रुक के उसे देखा, फिर अब्रू उठाया। आर यू श्योर? कोट पीछे रखा था और वो शर्ट टाई में मलबूस हमेशा की तरह तैयार और मसरूफ़ लग रहा था। उसने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। गाल अभी तक सुर्ख थे। उसका वकील अब चंद मखमली फोल्डर्स वाली फाइल्स उसके सामने रख रहा था। फिर कुछ जगहों पर उंगली से दस्तखत मांग रहा था। उसने कलम उठाया तो हाथों में ज़रा सी लर्जिश थी। शायद वो ठंडे थे। समाअत बल आखिर पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। वो कह रहा था, इस प्रीनेप्चुअल के मुताबिक माहिर बे को कुछ होने की सूरत में आप उनके 60% असासों की मालिक होंगी। कलम हाथ में पकड़े कशमाला ने चौंक कर उसे देखा। माहिर संजीदा चेहरा लिए हथेलियाँ मेज़ पर रखे आगे को झुका बैठा था, जैसे एक रूटीन की कार्रवाई हो। माला ने वापस वकील को देखा। कुछ होने की सूरत में? फिर से माहिर का चेहरा देखा। इंश्योरेंस और सिक्योरिटी की हद तक ये बात ठीक थी, लेकिन क्या वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा था? तलाक और मौत, दोनों सूरतों में ये कंपनसेशन आपको मिलेगी। उसने धीरे से कलम नीचे रख दिया। लोहे के कागज़ से टकराने की आवाज़ आई। तलाक। बारी बारी दोनों का चेहरा देखा। माहिर उसे ही देख रहा था। सिर्फ रूटीन की कार्रवाई है माला, हम शादी कर रहे हैं या ट्रेजिडी की तैयारी? उसे अपनी आवाज़ फंसी फंसी से लगी। एकदम से उस ऑफिस की दीवारें करीब आ चुकी थी, इतनी करीब कि तमाम लोग धुंधले हो गए थे, या शायद वो तमाम लोग दीवारों में चुन दिए गए थे। सिर्फ वो थी, मेज़, उस पर रखा कागज़, कलम और 4 दीवारें। उसका सीना तंग होने लगा, सांस घुटने लगा। माला, माला, वो उसे पुकार रहा था। उसने एकदम फाइल पर धकेली, फिर खड़ी हुई। मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं आती हूँ। किसी से निगाह मिलाए बगैर वो तेज़ी से बाहर निकली। उसने देखा कि वो उसके पीछे उठ खड़ा हुआ है, लेकिन शायद उसके वकील ने उसके हाथ को पकड़ा था, तभी वो रुक गया। अब की दफ़ा वो ऑफिस से निकली तो उसे दाएं बाएं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। न गर्दनें, न जोश वाली सरगोशियाँ, न शरारती मुस्कुराहटें। वो तेज़ी से हॉल अबूर करती बगली राहदारी में बढ़ती गई। रेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला तो सामने आईने से ढकी दीवार से आगे 3 सिंक लगे थे। वो बस्ती सिंक के सामने आ रुकी, संगमरमर पर दोनों हाथ रखे और गहरे गहरे सांस लेने लगे। फिर अपना अक्स देखा तो चेहरा सफ़ेद था, सुर्खी भी सारी ख़त्म हो चुकी थी। अब वहाँ सिर्फ सफ़ेदी थी। वो एक दफ़ा फिर ट्रैप्ड थी। वो अपना खैमा लगाने जा रही थी, लेकिन माहिर उस दिन का सोच रहा था जब वो खैमा उखड़ जाएगा। वो मौत और तलाक के बारे में सोच रहा था, या शायद वो तलाक को भूल गई थी। ये रिश्ता तो 3 लफ्ज़ में किसी दिन ख़त्म हो सकता था। वो एक दफ़ा फिर उस कमरे में कैद थी जिसमें एक बुक शेल्फ रखा था। उसे एक बुक शेल्फ अपने से हाथ पे गिरा के घर से बाहर निकलना था। वो मैरिज मार्की के बाथरूम में खड़ी थी। उसकी गर्दन को किसी ने ज़ोर से दबाया था। अंगूठी का नगीना उसमें पेवस्त हुआ था। वो बर्फीले कंटेनर के अंदर ज़मीन पर बैठी थी। सर्दी उसकी रगों में घुस रही थी और वो बर्फ़ का मुजस्मा बनने जा रही थी। वो ट्रैप्ड थी। वो किचन गार्डन की मिट्टी पर घुटनों के बल बैठी थी, उंगली के नाखूनों से ज़मीन खोदती वो उस फाख्ता को उसके अंदर डाल रही थी। फाख्ता का सांस बंद था, जैसे उसका सांस बंद था। वो गलाता कि करीबी कॉफ़ी शॉप की बलाई मंजिल पे बैठी थी। उन्होंने उसका ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया था। वो उसको वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे। वो माहिर का इंतज़ार कर रही थी। वो एक दफ़ा फिर ट्रैप हो चुकी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, वो आवाज़ कहीं दूर से सुनाई दी थी। वो चौंक के घूमी, दाएं बाएं देखा, वहाँ कोई नहीं था। ये आवाज़ उसे क्यों सुनाई दे रही थी? या शायद कोई था जो उस आवाज़ को उसकी तरफ भेजता था। ज़हीर की आवाज़, कोर्स में बहुत से लोगों के गुनगुनाने की आवाज़, संगमरमर के वॉश बेसन पर हाथ रख के अपने अक्स को देखते कशमाला मुबीन ने चंद गहरे गहरे सांस लिए। 1 2 3। उसे खुद को कंपोज करना था। उसका सांस उसे वापस कंपोज करेगा, जैसे एक बूढ़े मेहरबान ने कभी उसको सिखाया था। उसने नल खोला, फिर पानी चेहरे पर डाला। मस्कारा बह गया था। उसे नफासत से साफ़ किया, बालों में उंगलियां चलाई और राहदारी से निकली। अब की दफ़ा हॉल अबूर करते हुए उसकी गर्दन बिल्कुल सीधी थी। वो दोबारा जब माहिर के ऑफिस में दाखिल हुई तो वो फिक्रमंदी से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो उसे ही देख रहा था। माला फीका सा मुस्कुराई। आर यू ओके? वो जैसे परेशान हुआ था। उसने मुस्कुरा के इस बात में सर हिलाया और कुर्सी खींच के वापस बैठी। सॉरी जेंटलमैन। फिर फाइल अपने करीब की। कहाँ दस्तखत करने? माला। उसने कलम उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो माहिर ने कलम पे हाथ रख दिया। माला ने चौंक के उसे देखा। वो उसी फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। अगर तुम्हें ये डिस्टर्ब कर रहा है तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, उसने उर्दू में कहा था। वो उसी उदासी से मुस्कुराई और नफ़ी में सर हिलाया।
मैं एक ट्रॉमेटाइज्ड औरत हूँ माहिर, और मैं मुकम्मल तौर पे हील नहीं हुई। बहुत सी चीज़ें मुझे डिस्टर्ब करेंगी और मुझे ट्रैप्ड महसूस करवाएंगी, लेकिन मैं अपनी अक्ल पे भरोसा करने की बजाय तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहती हूँ। अगर तुम कह रहे हो कि ये क्या करना है, तो फिर ये क्या करना है? माहिर हल्का सा मुस्कुरा दिया, कलम से हाथ उठाया। माला ने कलम पकड़ लिया और उसी संजीदगी से उनसे पूछने लगी, कहाँ दस्तखत करने? वो उसको बताते गए और वो धड़ाधड़ साइन करती गई। दूर जहन के किसी नहा कोने में ज़हीर की हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। उसका खैमा एक दफ़ा उखड़ा था, दोबारा खैमा बनाते हुए हर कदम पे वो यूं ही मुंजमद होगी, खौफज़दा होगी, वो ट्रैप्ड हो जाएगी और शायद वो हमेशा ट्रैप्ड रहेगी, लेकिन वो इस ट्रैप से निकलने की कोशिश नहीं छोड़ेगी। वो एक के बाद एक कागजात पे साइन करती जा रही थी और बल आखिर वो दिन आन पहुंचा था कि इस्तांबुल की उन सुबहों में से एक सुबह थी जब बादल आसमान पे किसी धमकी की तरह फैले हुए थे, ना बरसते थे ना पीछे हटते थे, कभी कभी सूरज को दर्जों में से चमकने का मौका देते और फिर उसका रास्ता रोक देते। ऐसे में उस शहर के बासी उसी कश्मकश में ही रहते कि आज वो छतरियाँ लेकर निकलें या भीगने का खतरा मोल लें। अपने सफ़ेद और खाली खाली से अपार्टमेंट्स की खिड़की से कशमाला मुबीन ने आसमान का रंग देखा, फिर अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। आज माहिर के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। आज उसकी बरसों की बनाई जाने वाली इमारत का इफ्तिताह था। आज के दिन बादलों को नहीं बरसना चाहिए था। आज के दिन उन्हें सूरज को करमजी इमारत के 28 शेड्स पे चमकने का मौका देना चाहिए था। आज के दिन उन्हें माहिर फरीद को किसी कश्मकश में नहीं डालना चाहिए था। वो खिड़की से हटी और बेडरूम के कोने में खड़े आईने के सामने आई। एक नज़र खुद पे डाली। उसने सफ़ेद हाई नेक स्वेटर पहन रखा था जो हाथ से बुना था और नीचे भूरे रंग की स्कर्ट थी, आदतन स्वेटर के आस्तीन पीछे को चढ़ाए, ऐसे कि कलाइयों के ब्रेसलेट और अंगूठियाँ दिखाई देने लगी। फिर बालों में उंगलियां चलाते हुए तनकीदी नज़रों से अपना अक्स देखा। वो अभी अभी नहा कर निकली थी, बाल ड्राई कर लिए थे, लेकिन उनमें नमी मौजूद थी। अभी तकरीब में काफ़ी वक्त था, सो वो जाने से पहले उन्हें स्टाइल कर लेगी। तकरीब दोपहर में थी और उसकी सारी इस तैयारी में उसने पिछली रात को कर रखी थी। बेड पर कपड़े, कोट, लेयर्स, बेल्ट, ज्वेलरी, सब कुछ बिछा था। नीचे जूते सजे थे। वो आज नीले रंग का लिबास पहन रही थी, नीला और सफ़ेद। सुर्ख इमारत के सामने खड़े हुए वो बहुत उठेगा मोतियों की ज्वेलरी भी नीले गाउन के ऊपर रखी थी। आज उसे मेकअप करना था, इसलिए उसने पलट के आईने में चेहरा देखा। उसने सुबह के वक्त स्किन को सांस लेने देना था। ड्रेसिंग टेबल से एक स्प्रेम उठाया, ड्रॉ पर निकाला और थोड़ा ऊंची करके चंद कतरे माथे और गालों पर टिपकाए। फिर उंगलियों से उन्हें नरमी से जिल्द में मल दिया। उसका चेहरा चमकने लगा, गर्दन दाएं बाएं मोड़ी, एक भी दाना नहीं था। उसकी स्किन बिल्कुल साफ थी। मुस्कुरा के उसने खुद को देखा। 2 दिन बाद उसका और माहिर का निकाह था। बस तब तक कोई पिंपल वापस नहीं आना चाहिए। हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाया और फिर उसे हाथों पर भी मल दिया। एकदम से खुद से वनीला की खुशबू आने लगी थी। ऊनी टोपी सर पर पहनी, बैग उठाया, एक नज़र सोते हुए बदर पर डाली और अपनी टोपी कानों के पीछे अड़सते हुए वो बाहर निकल आई। गार्ड को एक दफ़ा फिर से हदायत की, वो हदायत जो वो हर 2 मिनट के लिए बदर को छोड़ते वक्त करती थी। गार्ड ने अपने अजली सबर से उसे यकीन दहानी कराई कि वो यहाँ से नहीं हटेगा और अपार्टमेंट की बालकनी पर लगे कैमरास को वो मुसलसल देख रहा है। वो लिफ्ट से नीचे आए और लॉबी से बाहर निकली तो ठंडी हवा ने इस्तकबाल किया। माला ने एक दफ़ा फिर गर्दन ऊंची करके आसमान के रंग को अफसोस से देखा। आज इनको नहीं बरसना चाहिए। आज के दिन में कोई खलल नहीं आना चाहिए। माहिर ने कहीं बरस इस दिन का इंतज़ार किया था। अपार्टमेंट बिल्डिंग के करीब चंद 100 कदमों के फासले पे उसकी पसंदीदा कॉफ़ी शॉप मौजूद थी। उसी कॉफ़ी शॉप से डोनट और कॉफ़ी की ख़रीदारी के बदले में माहिर फरीद ने उसे बेकरी दी थी। जब वो काउंटर पर खड़ी हुई तो वो वाक़या याद आया। मुस्कुरा के उसने मोबाइल निकाला। माहिर का कोई मैसेज नहीं आया था। वो यकीनन अपार्टमेंट में होगा और तैयार हो रहा होगा। हालांकि तकरीब में अभी काफ़ी वक्त था, लेकिन वो माहिर को जानती थी। उसकी एंटिसिपेशन एंग्जाइटी उसको वक्त से पहले करमजी इमारत पहुंचने पर मजबूर करेगी। जब तक वो खुद सर पे नहीं खड़ा होगा उसके ख्याल में कुछ दुरुस्त नहीं होगा। कंट्रोल फ्रीक ना हो तो उसमें कॉल का बटन दबाया और फ़ोन कान से लगाया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बाहर सीता ने कॉफ़ी बनाते हुए मुस्कुरा के उसे देखा। वो जानता था कि वो किसी ख़ास शख्स को कॉल कर रही है। सुबह बखैर, मेरी सुबह काफ़ी पहले हो गई थी, वो उसी खुशगवार अंदाज में कह रही थी। बाहर सीता ने कॉफ़ी मशीन चला दी। ज़ोर से आवाज़ आई, धुआं उठने लगा और साथ ही रोस्ट हुए कॉफ़ी के दानों की महक फ़िज़ा को मुअत्तिर करती गई। मैं तो शायद रात में सोया ही नहीं। मालूम था मैं नीचे आई हूँ कॉफ़ी लेने, तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँ?
उनके पास कोई ऐसी कॉफ़ी मिलती है जिससे एंग्जाइटी कम हो जाए? माला धीरे से हंसी। मालूम था, खुद को रिलैक्स रखो, एक इफ्तिताह ही तो है। तुम्हें शुगर रश चाहिए। जवाब में माहिर फरीद ने शुगर की 7 नस्लों की शान में कुछ बुड़बड़ा के कहा था। जो भी कहना है मेरी ज़बान में कहो। इट्स ओके, जो अपने लिए ला रही हो मेरे लिए भी ले आओ। यशमाला ने बेख्तियार मुस्कुराहट दबाई। खा लोगे? 100%। कॉल काट के उसने फ़ोन नीचे किया और चेहरा उठाया तो बाहर सीता उसी मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। वो शोकेस पे आगे आए, उसमें लगे बहुत से मीठे लवाजमात को देखा। वो लवाजमात जो माहिर फरीद ने कभी मुकम्मल नहीं खाए थे, चाहे वो लाहौर में टूटी हुई नान खताई हो, वैनकूवर के फार्मर्स मार्केट का चॉकलेट कुकी हो या उसी बेकरी का डोनट। वो हमेशा इन चीज़ों को आधा अधूरा छोड़ देता था, उसका दिल रखने के लिए भी नहीं खाता था। वो शोकेस पे झुकी, शीशे में मध्यम सा अपना अक्स दिखाई दिया। वो अक्स अभी तक शरारत से मुस्कुरा रहा था। एक जगह शीशे पे उंगली से दस्तक दी। इनका पूरा बॉक्स चाहिए। माहिर फरीद के सफ़ेद स्याह कमरे की खिड़की से दिखाई देते बादल उसकी एंग्जाइटी कम करने में बिल्कुल भी मददगार साबित नहीं हो रहे थे। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक आज मतला साफ़ होना था। फिर ये बादल कहाँ से चले आए थे? कदावर आईने के सामने खड़े टाई की गिरा बांधते माहिर ने नापसंदीदगी से सोचा था। सफ़ेद बेदाग शर्ट, डार्क ग्रे पैंट्स और कंट्रास्ट टाई। उसने तनकीदी नज़र से टाई के रंग को देखा, फिर 2 उंगलियों से गिरा नोच के खोल दी। टाई को पीछे उछाला और वार्डरोब तक आया। तभी फ़ोन बजने लगा। कान में लगे एयरपोर्ट को छुआ तो माला की आवाज़ सुनाई दी। वो शायद नाश्ता लेने नीचे गई थी। सुबह बखैर। वो वार्डरोब तक आया, दरवाज़ा खोला। वहाँ रोलशुदा बहुत सी टाइज़ रखी थी। मैं तो शायद रात में सोया ही नहीं। एक टाई निकाली, उससे पीछे स्टैंड पे अवेजा कोट के साथ ले जा के रखा। उनके पास कोई ऐसी कॉफ़ी मिलती है जिससे एंग्जाइटी कम हो जाए? उसने संघार में इसका दरवाज़ा खोला। बहुत सी घड़ियाँ चमक रही थी। वो एक सिल्वर स्याह घड़ी निकालने लगा, फिर ठहर गया। इट्स ओके, जो अपने लिए ला रही हो मेरे लिए भी ले आओ। दराज मज़ीद आगे खींचा। पीछे कोने में एक घड़ी पे निगाह ठहर गई। उसके चेहरे पे मदम से मुस्कुराहट आई। कासिम फरीद की घड़ी। आज के दिनों से एक गुड लक चार्म चाहिए था। उसने वो घड़ी उठा ली। खा लोगे? माला पूछ रही थी। 100%। अब वो बालों को हेयर मूथ से सेट कर रहा था। कॉल बंद हुई तो उसने एयरपोर्ट पे उंगली रखी। कॉल चंगेज़। 2 अल्फाज में सिरी को हुक्म जारी किया। चंद लम्हों बाद चंगेज़ की आवाज़ समाअतों में गूंजी। क्या कर रहे हो? तुम्हारे इवेंट की सिक्योरिटी को यकीनी बना रहा हूँ। चंगेज़ इस वक्त उस सहन में खड़ा था जो करमजी इमारत के वस्त में था। चारों तरफ इमारत के ऊंचे बरामदे और राहदारियाँ थीं जिनकी दीवार अभी तक सुरमई थी और उस पर कोई आर्ट वर्क नहीं बना था। उस सहन में बहुत से वर्कर्स दाएं बाएं फिर रहे थे। एक स्टेज लगाया जा रहा था, लाइटिंग, फूल, आराइश। ऐसे में चंगेज़ गर्दन उठा के आसमान को अफसोस से देखते हुए कह रहा था, जिस जगह तुमने खड़े होना है वो मुझे हाई रिस्क लग रही है। ऊपर इमारत की किसी भी राहदारी से कोई भी स्नाइपर तुम्हारा शॉट ले सकता है। कम ऑन चंगेज़, जो होना है वो होकर रहेगा। मेरा आज का दिन सिक्योरिटी की वजह से ख़राब मत करो। तुम बार बार भूल जाते हो कि एक सीरियल किलर इस शहर में मौजूद है जिसकी एक्स वाइफ से तुम शादी करने जा रहे हो। उसकी फैमिली मुकम्मल होने में सिर्फ तुम रुकावट हो। सो ऐसा हो नहीं सकता कि वो कोशिश ना करे। इसलिए मैं तुम्हारा स्टेज मूव करवा रहा हूँ। वो सीरियल किलर इतना तरबियत याफ्ता है कि अगर उसने मुझ पर गोली चलानी हुई तो बंद कमरे में भी चला देगा। मेरे स्टेज की जगह को तुम नहीं छोड़ोगे। बजाय मुझे किसी डरबे में बंद करने के अपनी सिक्योरिटी पे मेहनत करो। मेहनत कर रहे हैं यार, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम दफ़ाई अप्रोच क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं चंगेज़? उससे इस शहर में खुला क्यों छोड़ा गया? तुम्हें उसके हैंडलर से बात करनी चाहिए थी। उन्होंने तुम्हें कहा था ना वो 2 महीने के लिए आया और वापस चला जाएगा। तो वो अभी तक वापस क्यों नहीं गया? उसके 2 महीने कब मुकम्मल होंगे? कफलिंग्स पहनते हुए अपने अक्स को देखते हुए माहिर को चेहरे पर बहुत सी झुंझलाहट दिखाई दी थी। मुझे क्या मालूम उसके 2 महीने कब मुकम्मल होंगे? तारीखें तो नहीं बताई उन्होंने मुझे। चंगेज़ भी उकता के बोला था। बहुत मुश्किल से इतना उगलवाया कि वो वाकई स्पेशल ऑफिशियल असाइनमेंट पे मौजूद है। उसका हैंडलर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है। ज़िया सुल्तान की ज़िंदगी की हिफाजत भी उसके हैंडलर ने करनी है। व्हाटएवर, बस मेरा दिन ख़राब मत करना। उसने कॉल काट दी। फिर खुद को आईने में देखते हुए चंद गहरे सांस लिए। सिंगार मेज़ पर रखी मोमबत्ती का जार उठाया, ढक्कन खोला और चेहरे के करीब ले जाके सूंघा। आंखें बंद की। लेवेंडर और मोती की मिली जुली खुशबू अंदर तक उतर गई। इस खुशबू से बहुत कुछ याद आया था। इस खुशबू से बहुत कुछ जुड़ा था। आज के दिन इसे इस खुशबू की ज़रूरत थी। अभी वो कोट पहन रखा था। जब चंगेज़ की दोबारा कॉल आने लगी
तुम्हारी जगह तब्दील नहीं कर रहा, लेकिन तुम बिल्कुल आखिर में पहुंचोगे। माहिर फरीद के चेहरे पे बहुत सी बेजारी उभरी। मैं आखिर में नहीं पहुंच सकता, मुझे बहुत से इंतजामात देखने हैं। मेरी सिक्योरिटी ख़राब करने के बजाय अपनी टीम से कहो कि वो मेहनत करे। चंगेज़ ने उसी की बात तन से उसको लौटाई। तुम्हारा यहाँ ओपन में बहुत देर होना ठीक नहीं है, इवेंट के करीब करीब पहुँचना। माहिर ने जवाब दिए बगैर कॉल काट दी। अब चंगेज़ इसे बताएगा कि क्या करना है। ये उसकी कर्मज़ी इमारत थी, कोई उसको नहीं बता सकता था कि उसने इमारत में कब पहुंचना है या उसका रंग क्या रखना है। उसने कोट पहन के एक आखिरी निगाह खुद पे डाली और बाहर निकल आया। उसे फैज़ी आनम को हदायत देनी थी कि वो उसका दूसरा सूट भी गाड़ी में रखवा दे। हो सकता है उसे लिबास एक दफ़ा फिर तब्दील करना पड़े। आज के दिन उसके लिबास पर शिक्कत नहीं दिखाई देनी चाहिए थी। वो बाहर आया तो अल्फाज मुँह में रह गए। माला लिविंग रूम में खड़ी थी, टोपी पहने, भूरे स्कर्ट पे सफ़ेद हाथ से बुना स्वेटर पहने। वो काउंटर पर कुछ रख रही थी। आहट पे चेहरा उसकी तरफ मुड़ा और मुस्कुराई। एकदम से माहिर की सारी एंग्जाइटी वजूद से खारिज हो गई। कंधे हल्के फुल्के हो गए। चंगेज़ ज़्यादा सिक्योरिटी इंतजामात हर शय जैसे मंजरनामे से हट गई। वो सामने थी और जैसे कोई मुश्किल नहीं लग रही थी। क्या लाई हो? वो मुस्कुरा के काउंटर तक आया। माला ने कॉफ़ी का कप उसकी तरफ धकेला और बॉक्स की तरफ इशारा किया। माहिर ने बेकरी के बॉक्स का स्टिकर उतारा और एहतियात से उसे खोला। अंदर बकलावा के 4 टुकड़े उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। उसने निगाहें उठा के माला को देखा, फिर बकलावा को, फिर वापस माला को। बकलावा? सीरियसली? माला ने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट रोकते हुए कंधे उचकाए। शुगर रश? याद दिलाया। माहिर ने जबरन मुस्कुराते हुए ढक्कन बंद किया। इस बात में सर हिलाया। तुम जानती हो शहर में फॉरेनर्स के अलावा कोई इस चीज़ को नहीं खाता। उसने बहुत दिक्कत से उस डब्बे को डस्टबिन में डालने से जैसे खुद को रोका था। और हम फॉरेनर्स ही हैं। वो सीने पर बाजू लपेटे मुस्कुरा के उसे देख रही थी। खाना? माहिर ने जैसे थूक निकला, ढक्कन दोबारा खोला। एक दफ़ा फिर माला को देखा। वो उन्हीं मुस्कुराती नज़रों से जैसे उसके खाने की मुंतज़िर थी। उसने 2 उंगलियों से एक टुकड़ा उठाया। बकलावा का घी और शीरा उंगलियों पर लग गया। बहुत दिक्कत से माहिर फरीद ने चेहरे के तासुरात नॉर्मल रखे। एक ज़रा सी बाइट ली, क्योंकि कशमाला मुबीन से कुछ बई नहीं था। वो परसों का फंक्शन कैंसिल ही ना कर दे, लेकिन एक बाइट से ज़्यादा वो इस मीठे जहर को अंदर नहीं उतार सकता। तो उसने खाया बकलावा वापस डब्बे में रखा। उसे चबाते हुए सरस बात में लाया, पर दिक्कत निकला और जबरी मुस्कुराहट के साथ बहुत ज़ब्त से अल्फाज जोड़े। थैंक यू। मेरे लिए ये लाने के लिए। डब्बा बंद किया और टिशू के लिए हाथ बढ़ाया तो माला ने काउंटर पर रखा टिशू बॉक्स उसके सामने किया। वो उसी तरह मुस्कुराहट दबाव से देख रही थी। पूरा बॉक्स ख़त्म करना। उंगली उठा के नसीहत की और दरवाजे की तरफ मुड़ने लगी, फिर रुक के वापस पलटी। हमने इवेंट पे किस वक्त जाना है? मैं अभी निकल रहा हूँ, तुम लोग आराम से आना। उर्दल मुझे ड्रॉप करके तुम्हारे पास आ जाएगा। वो तुम्हें और फैज़ी हानम को ले आएगा। फिर रुक के जैसे उससे पूछा, बदर और हिलाल भी आएंगे राइट? माला ने इस बात में सर हिला दिया। ऑफ कोर्स, हम सबको वहाँ होना चाहिए। मैं अभी उर्दल को लेके जा रहा हूँ। जब तुम्हें ड्राइवर चाहिए हो तो उसको बुलवा लेना, ये तुम लोगों को ले जाएगा। माहिर ने फिर से जैसे ताकीद की थी। हेलो, मैं भी इस घर में रहता हूँ, मेरे पास भी एक कार है। किसी कोने से आवाज़ आई तो उन दोनों ने गर्दन मोड़ी। लाउंज के सोफे पर आलती पालती किए बैरबल फरीद नाइट सूट में कंबल ओढ़े बैठा था। बाल और चेहरे से लगता था कि उसने सुबह उठने के बाद मुंह नहीं धोया। गोद में प्लेट लिए वो टोस्ट पर कुछ लगा खाए जा रहा था। तुम इवेंट तक जाग जाओ, यही बहुत है। माहिर ने नापसंदीदगी से उसके टोस्ट पर लगी शाय को देखा और अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। बैरबल ने उसकी नज़रें देख ली थी। उसने प्रोसेस्ड क्रीम चीज़ का जार उठाया, चम्मच भर के उंगली से निकाला और माहिर की आंखों में देखते उसे टोस्ट के ऊपर गिरा दिया। फिर चम्मच की पूंछ से उसे फैलाने लगा। माहिर बे, आप जाइए, अपनी इमारत का ख्याल करें, अपने मज़दूरों को हरास करें, हम लोग एक साथ आ जाएंगे। माहिर ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले कि बैरबल ने हाथ उठा दिया। माहिर यार, तुम जितनी जल्दी इस घर से चले जाओगे हमारा ये वक्त सुकून से गुजरेगा, क्योंकि तुम्हारी एंग्जाइटी और डांट डपट से हम सबकी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरह मुतासिर होने वाली है। फिर माहिर की आंखों में देखते हुए टोस्ट की बाइट ली। उफ, माहिर ने जब से दांत पे दांत जमाए, सर हिलाया। ठीक है, लेकिन इन सबको वक्त पे ले आना। फिर माला को देखा जो अब तैयार होने का कह के वापस जा रही थी। वो फैज़ी आनम को अपने सूट का बताने लगा। चंद हदायत दी, चंद किचन में बिखरी चीज़ों पे तनकीद की, फिर एयरपोर्ट्स को छुआ और एक के बाद एक कॉल मिलाने लगा। लाउंज में दाएं बाएं चक्कर काटते हुए उसने 3-4 लोगों को फ़ोन पे चंद बातें सुनाई, यहाँ तक कि बैरबल फरीद का नाश्ता हराम हो चुका था। वो टोस्ट के बाइट लेते हुए कीनातोज़ नज़रों से उसे लिविंग रूम में दाएं बाएं टहलते हुए देख रहा था। फ़ोन बंद हुआ तो बैरबल ने नवाला निकलते हुए उसे टोका। यार तुम वहीं चले जाओ, हमारे सर पे क्यों खड़े हो?
पहलुओं पे हाथ रखे खड़े मुस्तरिब से माहिर फरीद ने गर्दन मोड़ के उसे देखा। तुम अभी शुरू करोगे तो इवेंट तक तैयार होगे, मगर तुम्हारा नाश्ता ही ख़त्म नहीं हुआ। मेरे नाश्ते को नज़र मत लगाओ, मैंने कहा मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा और सबको पहुंचा दूंगा। तो मसला क्या है? मुझे तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट पे भरोसा होता तो आज हम यहाँ ना होते, वो दुरुस्ती से बोला। बहरबल फरीद पे कोई असर नहीं हुआ था। इत्मीनान से नवाला निकला और फिर सोचती नज़रों से माहिर को देखा। शबनम बता रही थी तुमने अपनी वसीयत तैयार कर ली है, मेरे नाम कुछ लगाया या सब कुछ माला के नाम कर दिया? किचन में काम करती फैज़िया खानम ने एकदम परेशानी से उन दोनों को देखा, फिर गड़बड़ा के सर नीचे कर लिया। बहरबल उसी तरह लुकमा चबाते हुए कह रहा था, कर तो वैसे तुम भी वही रहे हो जो मैंने किया, हर चीज़ अपनी पसंदीदा औरत के नाम कर दी, लेकिन तुम करोगे तो ठीक होगा। बहरबल ने किया तो गलत था, डबल स्टैंडर्ड्स। फिर एक से एक बाइट ली। माहिर चंद में जब्त से घूरे गया, फिर सर झटका। उसी पल हिलाल के कमरे का दरवाज़ा खुला था। इससे पहले कि हिलाल की आवाज़ आती, लोना भागती हुई अंदर से निकली और भौंकती उनके करीब आई। माहिर फ़ौरन से पीछे हुआ। हिलाल, इसको साइड पे करो, मुझे अपने कपड़ों पे इसके बाल नहीं चाहिए, वो कोफत से ऊंचा चिल्लाया था। फैज़ियानम भाग के उसकी तरफ आई और लूना को कॉलर से पकड़ा। वो नीची आवाज़ में काऊं काऊं भूंकती माहिर के पैरों के गर्द चक्कर काटने की कोशिश कर रही थी। फैज़ियानम ने बदिक्कत उसे पकड़ा और सर पर हाथ फेरते हुए उसको प्यार से कुछ कहने लगी, लेकिन लूना उसी तरह बेचैन थी। पता नहीं इसको क्या हुआ है भाई, ये सुबह से ऐसे ही बेचैन है, हिलाल दरवाजे के साथ खड़ी कह रही थी। चेहरे पे परेशानी थी और आंखें दूर दीवार पे जमी थी। वो भी शायद अभी उठी थी। वो कहते हैं ना, कुत्तों को वक्त से पहले मुस्तकबिल की खबर हो जाती है। माही ने घूर के बहरबल को देखा, जो अब करीम चीज़ का भरा हुआ चम्च ज़बान से चाट रहा था। किसी को वक्त से पहले मुस्तकबिल की खबर नहीं होती। फिर राहदारी की सिमत बढ़ गया। गार्ड माला के दरवाजे के बाहर उसी तरह खड़ा था। माही ने घंटी बजाई, एक घंटी, फिर दूसरी। अगले लम्हे माला ने दरवाज़ा खोला, ऐसे कि उसके एक कान पे फ़ोन था। फ़ोन के स्पीकर पे हाथ रख के उसने सवालिया अब्रू उठाए। बहरबल कह रहा है कि वो तुम लोगों को ले आएगा, लेकिन मैं बहरबल को जानता हूँ, वो देर कर देगा। वो कहने लगा। उसी पल एयरपोर्ट के अंदर सिरी की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो उसे एक आने वाली कॉल का बता रही थी। अगर बहरबल देर करे तो तुम मुर्दल को बुलवा लेना, ओके? कॉल मुसलसल आ रही थी। उसने डपट के सिरी को कहा, आंसर इट। अब कान में अमार कुछ कह रहा था। उसकी बात सुनते हुए उसने दरवाज़ा खोले खड़ी माला को देखा, जो माहिर को इस बात में सर हिला के फ़ोन पे ओके ओके कर रही थी। साथ ही उसे हाथ से एक इशारा किया। माहिर ने अब्रू ताज्जुब से इकट्ठे किए। क्या? ठीक है, नो प्रॉब्लम। बात जारी रखते हुए माला ने फ़ोन कान और कंधे दोनों के दरमियान रखा और दोनों हाथों को इकट्ठा करके इशारा किया। फिर जैसे मक्खी उड़ाते हुए हाथ से झटका, जैसे कह रही हूँ छोड़ो कोई बात नहीं। अब वो वापस मुड़ गई थी। वो फ़ोन पे बात कर रही थी। ऊपर से अमार उसके कान में एक नया मसला सुना रहा था। माला वापस पलट गई और दरवाज़ा चौखट के करीब जा रहा था। एक दर्द सी थी जिससे वो उसे दिखाई दे रही थी। टोपी से निकलते हुए बालों की पुश्त। वो अमार की बात सुनते हुए उसे देख रहा था। वो क्या कह रही थी? वो किस चीज़ का इशारा कर रही थी? वो उसे कोई बात याद करवा रही थी। दरवाज़ा वापस जगह पे आ रहा था और माहिर फरीद का रोज़न छोटा हो रहा था। ऊपर से कान में बोलता हुआ मार। वो पलट गया। किसी ने जैसे दिल में कहा कि उसे नहीं पलटना चाहिए, उसे ये बात अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन अमार की बकबक मुसलसल जारी थी। आ रहा हूँ मैं, देख लूँगा सारे मसले। 2 मिनट के लिए तुम लोग कोई चीज़ हैंडल नहीं कर सकते? वो बरहमी से कहता लिफ्ट की जाने बढ़ गया। सारा मूड ख़राब हो चुका था। उर्दल नीचे उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा था। कार में बैठने से पहले माहिर ने रुक कर उसे देखा। फ़ोन ऑन रखना। बहरबल ने कहा कि वो सारी फैमिली को ले आएगा, लेकिन मुझे मालूम है वो देर कर देगा। इवेंट शुरू होने से 1.5 घंटा पहले माला को कॉल करके पूछ लेना कि उसे तुम्हारी ज़रूरत है या नहीं, और वक्त से चले जाना। उसने संजीदगी से हदायत दी। फरबिहा से उर्दल ने सरस बात में लाया। वो अंदर बैठा और फ़ोन की स्क्रीन रोशन करके सामने की एक के बाद एक मसले, आखिरी मिनट करने वाली चीज़ें। फिर वो मेहमान जिन्होंने आना था, कुछ जो नहीं आ सकते थे। ऊपर से ये बादल। कार आगे बढ़ने लगी। आज ट्रैफिक बहुत था, या शायद हर चीज़ वक्त की मुनासबत से होती नहीं दिखाई दे रही थी। ज़रा देर बाद कार ठहरती तो वो चिड़चिड़े अंदाज में बाहर देखता, फिर जब से वापस स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो हो जाता। चंद लम्हे के लिए जब सारी कॉल्स थम गई और कोई मज़ीद मसला सामने नहीं आया, तो माही ने फ़ोन रखा, एयरपोर्ट कान से निकाले, खिड़की के बाहर सड़क और ऊपर सुरमई आसमान को देखा। वो उसे क्या कह रही थी? वो दोनों हाथों का चौकोर बनाए किस चीज़ का तरफ इशारा कर रही थी? वो उसे क्या याद करवा रही थी? उसे ये गुफ्तगू अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। वो हर चीज़ अधूरी छोड़ देता था। नान खताई भी, कुकीज़ भी, डोनट भी, बहुत सी चीज़ें भी।
उसे ये गुफ्तगू मुकम्मल करनी चाहिए तो उसे रुक के माला की कॉल मुकम्मल होने का इंतज़ार करना चाहिए था। लेकिन माहिर फरीद को हमेशा जल्दी होती थी, लंदन छोड़ के जाने की, कर्मजी इमारत बनाने की, लाहौर से वापस जाने की। बहुत से ख्यालात एकदम से आपस में खलत मलत होने लगे। उसने बेख्तियार टाई की नॉट ढीली की, उसे जैसे घुटन हो रही थी। शायद हीटर तेज़ था, शायद उसे माला की बात सुननी चाहिए थी, शायद उसे रुक के उसे आखिरी नज़र देखना चाहिए था। लेकिन आखिरी नज़र क्यों? अभी इवेंट पे वो दोनों साथ होंगे, उर्दल उसे वक्त पे ले आएगा। फिर क्या मसला था? उसने बैक व्यू मिरर में उर्दल का चेहरा देखा, फिर कलाई पर बंधी घड़ी देखी, वक्त की सुइयों का जहनी कैलकुलेटर पे हिसाब किया। अब चीज़ें अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। उसे लाहौर से वापस नहीं जाना चाहिए था। उसे वैनकूवर के बाद माला को मज़ीद ईमेल्स करनी चाहिए थी। उसे उसका गुस्सा ठंडा होने का इंतज़ार करना चाहिए था। उसे इतना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था। कार वापस मोड़ो। उर्दल ने बेख्तियार गर्दन पूरी मोड़ के उसे देखा। सर वापस? अभी इवेंट में काफ़ी टाइम है। वैसे भी चंगेज़ ने कहा था कि मैं देर से आऊँ। वापस मोड़ो, मुझे अपार्टमेंट जाना है। वो जैसे जल्दी में था। कोई चीज़ थी जो जहन में चुप सी गई थी, किसी कांटे की तरह, बर्फीले पहाड़ों के दरमियान किसी शगाफ की तरह। कच्ची बर्फ़ पर पाँव रखा और पहाड़ ने इंसान को निगल लिया। कोई ऐसी ख्वाहिश सी थी। अपार्टमेंट बिल्डिंग की लॉबी से लिफ्ट और लिफ्ट से ऊपर तक का सफ़र उसने अजीब बेचैनी में गुजारा था। अमार की फिर से कॉल आ रही थी, लेकिन उसने काट दी। राहदारी में तेज़ कदमों से बढ़ता वो माला के अपार्टमेंट तक आया। बेल बजाई, एक घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी दफ़ा घंटी पर हाथ रखने लगा कि करीब खड़ा गार्ड खनकारा। वो घर पे नहीं है। माही ने चौंक कर उसे देखा। कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, वो अभी बाहर निकली थी। तो पहले बताओ ना, उसे झिड़क के वो अपने अपार्टमेंट की तरफ आया। लाउंज में सामने का मंजर अब कदरे तब्दील होता नजर आया। बार लंबे काउंच पर लेटा रिमोट से टीवी के चैनल बदल रहा था। कलीन पर बहुत से ब्लॉक्स बिखरे थे। बदर और हिलाल वहीं चौकड़ी मारे आमने सामने बैठे थे और हिलाल ब्लॉक्स उठा उठा के उसके हाथों में दे रही थी। बदर ने बस चेहरा उठा के उसे देखा। वो हल्का सा मुस्कुराया। बदर वापस मुस्कुराया और सर नीचे कर लिया। उसका और माहिर का ताल्लुक बस इतना ही था, एक नरम मुस्कुराहट जैसा। वो वापस फैज़ी आनम की तरफ मतवज्जे हुआ। माला कहाँ है? वो किसी ज़रूरी काम से गई है, 20 मिनट तक आ जाएगी। वो तेज़ी से हाथ चलाती कुछ बना रही थी। अंडे, टोस्ट, अवाकाडो, ऑरेंज जूस। उसने काउंटर पर फैली चीज़ों को देखा। ये बदर का नाश्ता था। वो उसको नाश्ता नहीं करा के गई थी। क्यों? वो इतनी जल्दी में क्यों गई थी? वो बात अधूरी छोड़कर क्यों गई थी? वो क्या कह रही थी? उसने कोई पैगाम दिया था? वो फ़ोन निकालते हुए बेचैनी से पूछ रहा था। फैज़ी आनम ने नफ़ी में सर हिला दिया और अवाकाडो का गोदा चम्मच से निकालने लगी। माहिर ने मोबाइल पर उसका नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगाया। एयरपोर्ट तब तक वो नोच के उतार चुका था। घंटी जा रही थी। फिर माला का हेलो सुनाई दिया। कहाँ हो माला? मैं बस आती हूँ, एक ज़रूरी काम से गई थी। उसकी आवाज़ सुन के उसे जैसे इत्मीनान सा हो गया था। कितनी देर है? माहिर ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। मैं भी नहीं गया। तुम वापस आकर तैयार हो जाओ, हम साथ में जाएंगे। लंबे सोफे पर बैठे बैरबल फरीद ने चेहरा मोड़ के उसे देखा और फिर अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। यानी मेरे ऊपर किसी को एतबार ही नहीं, ऊंची आवाज़ में बोला था। माहिर ने हाथ से उसे चुप होने का इशारा किया और वापस फ़ोन की तरफ मतवज्जे हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बस आती हूँ कुछ देर में। वो जल्दी में लग रही थी, मसरूफ़ सा अंदाज। माहिर ने फ़ोन नीचे रख दिया। अब उसे इंतज़ार करना था। 20-25 मिनट की ही बात थी। 20-25 मिनट के लिए वो माला का इंतज़ार कर सकता था। जहाँ इतने बरस उसने इंतज़ार किया था, वहाँ चंद मिनट और सही। चंद मिनट उसी तरह गुजर गया। बैरबल लंबा लेटा डिठाई से टीवी देखे गया। उससे बात करना ही फजूल था। वो दोनों खामोशी से ब्लॉक्स जोड़ते गए। फैज़ी आनम की किचन में कटिंग की आवाज़ आती रही और माहिर फरीद उसी तरह मुस्तरिब और बेचैन विंग चेयर्स के सामने दाएं बाएं टहलता। फ़ोन पे बहुत से लोगों को बहुत सी बातें सुनाता गया। वो टहलते टहलते बार बार टीवी की स्क्रीन के सामने आ जाता था और हर दफ़ा बैरबल फरीद के चेहरे के जाविये बिगड़ते। लूना जो खिड़की के करीब जा बैठी थी, माहिर के आने के बाद बार बार लपक के उसके करीब भागती और फैज़ी आनम को फिर से किचन छोड़ के उसकी तरफ आना पड़ता। कॉल के दरमियान माहिर ने बरहमी से उसको देखा, जो एक दफ़ा फिर भौंकने लगी थी। हिलाल, खुदा के लिए इसको कंट्रोल करो, वरना मैं इसे किसी डॉग शेल्टर में छोड़ आऊँगा। उसका जवाब दे चुका था। बैरबल के जानवरों के हकूक़ की रग भड़क उठी। किसी तंज के लिए मुंह खोला कि माहिर ने हाथ उठा के उसे खामोश कराया। फिर इतनी ही दुरस्ती से फ़ोन में कहा, मैं यहाँ से बैठ के इलेक्ट्रिक सप्लाई के मसले को हल नहीं कर सकता मार। किसी टेक्निकल आदमी को कॉल करो और उससे कह के वहाँ पहुँचे। इस सारी बेचैनी, माला का इंतज़ार, बिल्डिंग के मसले और बैरबल की बकबक के दरमियान की नकियों से उसे दिखाई दिया था कि ब्लॉक जोड़ते बदर ने एकदम चेहरा उठा के उसे देखा था। फिर राहदारी को
सारी आवाज़ें एकदम से जैसे बंद हो गई। अमार कुछ कह रहा था लेकिन माहिर ने फ़ोन नीचे कर दिया। वो रुक के बदर को देखने लगा। लूना की काव काव भी अब जैसे सुनाई नहीं दे रही थी। बदर की सब्ज़ आंखें बिना पलक झपकाए राहदारी पे जमी थी। फिर उसने वापस माहिर को देखा, फिर दोबारा राहदारी को। उन आंखों में कुछ था। माहिर ने उनके ताकू में राहदारी को देखा। वो खाली थी, वहाँ कोई नहीं था। क्या बदर को कुछ नज़र आ रहा था जो वो नहीं देख सकता था? वो एकदम उसके सामने आया, ब्लॉक्स हाथ से परे किए, पंजों के बल बैठा और नरमी से दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे। बदर, इधर देखो मेरी तरफ। बदर जो अभी तक राहदारी को देख रहा था, चेहरा माहिर की तरफ उठाया। उसकी मासूम बड़ी बड़ी सब्ज़ आंखें कुछ कह रही थी। कुछ था उनमें, एक तासुर जो वो कभी कभी देखता था। वहाँ कोई है। वो जानता था वो बच्चा नहीं बोलेगा। वो उसकी आंखों में अपना जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बदर ने फिर से राहदारी को देखा, फिर चेहरा वापस मोड़ लिया। सर झुका के वो अपने ब्लॉक्स उठाने लगा। माहिर ने उसके कंधों से हाथ हटा दिए। वो ऐसे क्यों करता था? ऐसा क्या था जो वो देख रहा था जिसे न माहिर फरीद महसूस कर सकता था, ना हिलाल शम्स? क्या हुआ भाई? हिलाल भी अचंभे से पूछ रही थी। बदर कभी कभी ऐसे चौंक जाता है जैसे वो कुछ देखता है, कुछ है जो मैं समझ नहीं पा रहा। डोंट टेल मी कि इस बच्चे के पास भी सुपर पावर्स हैं। बैरबल जल्दी से पैर समेट के उठ बैठा। चेहरे पे एकदम हवाइयाँ उड़ने लगी थी। तुम खुद तो चले जाते हो, मुझे सारा दिन इन दो क्रीपी बच्चों के साथ गुजारना पड़ता है। प्लीज़ मुझे बताओ, इसको भी तो चीज़ें नज़र नहीं आती? माहिर ने जैसे उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, राहदारी की तरफ देखा, बदर की तरफ। क्या हुआ था उस लम्हे जब बदर ने वहाँ देखा था? क्या हुआ था इन तमाम लम्हों में जब उसने बदर को यूं ही चौंकते देखा था? क्या हुआ था? वो क्या देखता है भाई? हिलाल उलझन से पूछ रही थी। यार, एक तो सभी साइको हैं इस घर में। कोई देखता है, कोई सुनता है। मैं कहीं और शिफ्ट होता हूँ। सुनता है? शायद वो देखता नहीं है, सुनता है। वो जैसे खुद से बुड़बड़ाया। एक पज़ल था जो आंखों के सामने था, बहुत से टुकड़े जो अपनी जगहों पर नहीं थे, और एक टुकड़े की जगह खाली थी। एक मगनातीस पज़ल जिसमें अगर वो एक टुकड़ा फिट कर ले तो सारे टुकड़े खींच के अपनी जगह पर आ जाएंगे। क्या सुनता है? लूना भौंकना छोड़ चुकी थी। टीवी की आवाज़ खामोश थी। फैज़ी आनम के किचन से भी चाप सुनाई नहीं देती थी, और माहिर फरीद अपने सूट की परवाह किए बगैर उस बच्चे के सामने पंजों के बल बैठा था। वो क्या सुनता है? उसने एक निगाह अपने फ़ोन पे डाली। किसी टेक्निकल आदमी को बुलाओ। माहिर बुड़बड़ाया था। टेक्निकल आदमी? क्या? हिलाल की समझ में नहीं आया था, लेकिन उसकी समझ में आना ज़रूरी भी नहीं था। वो दोनों अगवा जा रहे थे और माला जाने से पहले बदर को हदायत दे रही थी। वो उस पुलिस वाले के बारे में बता रही थी जिसको वो उसकी हिफाजत के लिए छोड़ के जा रही थी। वो एक अच्छा आदमी है बदर, ही इज़ अ गुड मैन। बदर ने चौंक के राहदारी को देखा था। वो बेकरी में खड़े थे और वो काउच पे बैठे शख्स के सामने बैठी थी। मामा इज़ मैरिंग दिस मैन, वो नरमी से उसे बता रही थी। बदर ने चौंक के बेकरी की सीढ़ियों को देखा था। माहिर कुछ देर पहले दाएं बाएं टहलता फ़ोन पे कह रहा था किसी टेक्निकल आदमी को बुलाओ, और बदर ने फ़ौरन से दरवाजे की सिमत में देखा था। आदमी? माहिर फिर बुड़बड़ाया। मैन। अगले लम्हे बदर ने करंट की तरह सर उठा के उसे देखा। उसकी आंखों में वही तासुर था। माहिर फरीद बिना पलक झपकाए उसे देखे गया। मैन, उसने दोहराया। बदर सांस रोक के उसे देख रहा था। फिर उसने राहदारी को देखा। कमरे में सन्नाटा था। एक मंजर सा जहन के पर्दे पे लहराया। वो बालकनी के दरवाजे के साथ खड़ा था। हाथ में भाप उड़ाता मग था। सामने सोफे पर माला एक तस्वीर दिखाते हुए उसको कह रही थी, दिस मैन इज़ योर फादर। मैन, वो बुड़बड़ाया, और बदर पलक झपकाए बिना उसे देखे गया। पजल का टुकड़ा उसे मिल गया था। उसे सिर्फ उसको खाली चौखटे में रखना था और मकनातीसी कुव्वत से सारे टुकड़े खींच के अपनी असल जगहों पर आ जाने थे। वो ज़ियाद को उसके नाम से नहीं पहचानता। वो ज़ियाद को बाप के लफ्ज़ से भी नहीं पहचानता। माला हमेशा उसे कहती थी कि वो आदमी तुम्हारा बाप है। वो उसको मैन के लफ्ज़ से पहचानता है। वो धीरे से उठ खड़ा हुआ। तो फिर बैरबल की आवाज़ कहीं से सुनाई दी। जब तुम लोग मैन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो तो वो समझता है कि उसका बाप आ गया, और वो इसलिए दरवाजे की तरफ देखता है। मतलब? माहिर ने नफ़ी में सर हिलाया। उसका चेहरा सफ़ेद हो रहा था और हाथ बर्फ। वो उसे मैन के नाम से पहचानता है। वो बुड़बड़ा रहा था। दो उंगलियों से उसने वो आखिरी मिसिंग टुकड़ा खाली चौखटे में रखा। बस एक लम्हे का खेल था और सारे टुकड़े दौड़ते हुए अपनी अपनी जगहों पर आ गए, फिट, मुकम्मल।
ऑर्गेज़म्स रेज़र सबसे सादा जवाब दुरुस्त जवाब होता है। वो अपने बाप को मैन कहता है। उसने चेहरा उन सब की तरफ मोड़ा। हिलाल की बेनूर आंखें दीवार पर जमी थी और बैरबल उसी नासमझी से उसे देख रहा था। गुलाता टावर के सामने जब वो चंद लम्हे के लिए खोया था तो माला की दोस्त ने उससे पूछा था कि उसे कॉटन कैंडी किसने दी। कॉटन कैंडी मैन ने, और बदर ने सर इस बात में हिलाया था। चंद लम्हे कोई कुछ बोल न सका। कॉटन कैंडी मैन कोई नहीं था, उसे वो कॉटन कैंडी ज़ियाद ने दी थी। उसने अपने बाप को देखा था, वो मैन की लफ्ज़ पे सर हिला रहा था। अब पजल दीवार पर उसके सामने था। हर टुकड़ा अपने चौखट्टे में बिल्कुल दुरुस्त तरीके से फिट हो चुका था, ऐसे कि सारी तस्वीर सामने थी। रोज़े रोशन की तरह आया। बदर को आलियान ने नहीं, ज़ियाद ने अगवा किया था। मैं दुरुस्त था, लेकिन ज़ियाद सुल्तान इस वक्त जेल में था और तुमने खुद ही कहा कि वो जादूगर आलियान, उसने वो कॉटन कैंडी बच्चे को दी थी। कॉटन कैंडी मैन कोई नहीं था। आलियान उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था। उस बूढ़े दुकानदार की बेटी ठीक कह रही थी। वो अपने बाप को झूठ बोलने से रोक रही थी। आलियान ने उसको झूठ बोलने के लिए कहा था। वो चाहता था कि हम यकीन कर लें कि उस वक्त वहाँ आलियान मौजूद था। आलियान ने कभी बदर को अगवा किया ही नहीं था। मैं दुरुस्त था, मैं हमेशा से दुरुस्त था। उसने चेहरा उनकी तरफ मोड़ा तो उसकी रंगत सफ़ेद थी। बदर को उसके बाप ने ही अगवा किया था। बदर इतने महीने ज़ियाद सुल्तान के पास ही था और उस लम्हे फिरोज़ी और पिस्ता इमारत की पहेली उस पज़ल की तरह सामने आ गई थी। फिर आलियान को कैसे मालूम हुआ कि बच्चा किस इमारत में है? उसे बिल्कुल ठीक से नहीं मालूम था। उसने पहले कहा था फिरोज़ी, और मैंने उस पर यकीन कर लिया क्योंकि वो दुरुस्त कह रहा था। अपनी तरफ से आलियान सच बोल रहा था क्योंकि उसको उसके जन्नात ने बताया था कि बच्चा फिरोज़ी इमारत में है, क्योंकि वहाँ एक और बच्चा भी था जिसे गैर कानूनी तौर पे वहाँ रखा गया था। और आलियान के जन्नात ने हमेशा की तरह गलती कर दी थी। जैसे उन्हें लगा था कि माला और मैं एक छत तले रहते हैं, वैसे ही उन्होंने आलियान को गलत खबर दी थी। मैंने उसका यकीन इसलिए किया क्योंकि उसकी आंखों में सच था। वो दाएं बाएं टहल रहा था, सारे ताने बाने उसके हाथ में आ चुके थे। लेकिन जब पुलिस को बच्चा फिरोज़ी इमारत से नहीं मिला तो आलियान ने अपने मौकिल से किसी तरह कम्युनिकेट किया। वही हमारे सामने बैठे और उसके मौकिल ने तस्दीक कर दी कि बच्चा साथ वाली इमारत में है। जिन्नात ऐसी गलतियां करते हैं। आलियान मेरे सामने ये मानने को तैयार नहीं था कि उससे गलती हुई है, क्योंकि उसकी अना को ये गवारा नहीं था और वो इस शरारत को जारी रखना चाहता था। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा था? लेकिन माहिर उसको नहीं सुन रहा था। सारे सवालात के जवाब उसके सामने थे। मैं दुरुस्त था। माहिर फरीद हमेशा दुरुस्त होता है। मैंने पहले दिन से कहा था कि उस बच्चे को ज़ियाद सुल्तान ने अगवा किया है। उसका एक ही मकसद था कि बच्चे को ढूंढने के लिए माला और वो एक हो जाएंगे। लेकिन फिर आलियान को उस अगवा के बारे में इल्म हो गया और ज़ियाद की दुश्मनी में उसने वही किया जो वो हमेशा करता था। उसने थोड़ा सा केओस बर्पा किया, थोड़ी सी शरारत की ताकि ज़ियाद और माला इकट्ठे ना हो सके। ये उसका ज़ियाद सुल्तान से इंतकाम था। उसने बच्चे के अगवा का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। उसने माला को ऐसे ख्वाब दिखाए जिससे ये साबित हो सके कि एक नया सरकार इस्तांबुल में मौजूद है जिसके पास उसका बच्चा है, जबकि आलियान के पास वो बच्चा नहीं था। वो हमेशा से अपने बाप के पास ही था। लेकिन तुम भूल रहे हो कि ज़ियाद सुल्तान इस वक्त जेल में था। माहिर ने नफ़ी में सर हिलाया। वो उस वक्त जेल में नहीं था क्योंकि हमें वो तारीखें नहीं मालूम जिनमें वो इस्तांबुल आया था। चंगेज़ ने कहा कि उसके हैंडलर के मुताबिक उसको 2 महीने का एक असाइनमेंट मिला था। ऐसे असाइनमेंट्स की तारीखों का तयन तो नहीं किया जाता। फिर उनको 2 महीने का वक्त कैसे मालूम था? सिर्फ उस सूरत में जब 2 महीने पहले ही मुकम्मल हो चुके थे। ज़ियाद सुल्तान ने वाकई यहाँ पे एक असाइनमेंट किया था, लेकिन गर्मियों में, आज से कई महीने पहले वो अपना असाइनमेंट करके वापस जेल चला गया था और फिर दुनिया दिखावे के लिए चंद महीनों के बाद उसको रिलीज़ किया गया। वो सब कुछ जिसे हम हाल में होता हुआ समझ रहे थे वो माजी में हो चुका था। उस वक्त वो इस शहर में किसी असाइनमेंट के लिए मौजूद नहीं है। वो आज़ाद है और वो यहाँ एक ही मकसद के लिए आया। उसने चौंक के बदर को देखा। वो अब वापस अपने ब्लॉक्स जोड़ रहा था। माला उसके बाप का नाम नहीं लेती थी, वो उसको मैन कहती थी, इसीलिए इस नाम से उसकी कोई उनसीयत नहीं थी, ना वो इस नाम पे चौंकता था। तुम्हें नुकसान पहुंचाने? बैरबल ने परेशानी से उसे देखा। वो इस शहर में सिर्फ तुमसे इंतकाम लेने आया माहिर। माहिर उसी तरह लिविंग रूम के वस्त में खड़ा था। आंखें छोटी करके वो दूर किसी गैर मदई नुक्ते को देख रहा था। वो नुक्ता बड़ा होके एक कॉटेज बन गया था, पानी और दरख्तों के दरमियान एक कॉटेज, और वो दोनों उसके बाहर आमने सामने खड़े थे। तुम अभी मेरे काम करने के तरीके से वाकिफ़ नहीं हो। ज़ियाद सुल्तान ने बरसों पहले कहा था, तुम्हारी ज़िंदगी मेरे हाथों ही ख़त्म होगी। माहिर फरीद ज़रे लब बुड़बड़ाया। मेरी ज़िंदगी उसके हाथों ख़त्म होगी। और फिर सवालिया निशान ख़त्म हो गया। उसके दिल पे जैसे किसी ने भारी बोझ रख दिया। मेरी ज़िंदगी। उसने तेज़ी से मोबाइल निकाला। वो मुझे नहीं मारना चाहता। माला का नंबर मिला के उसने फ़ोन कान से लगाया।
वो माला को मार देगा, वो मेरी ज़िंदगी है। उसने खुद को खौफ और बेयकीनी से कहते सुना था। वो इस शहर में माला को मारने आया था। ओह गॉड। तो ये था इसका 7वां पार्ट। होपफुली कि आप लोगों को मेरे जितना सदमा नहीं लगा होगा और बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इसकी क्या एंड होगी, एंडिंग क्या होगी और इसका क्या सीन होगा। लेकिन अगर उसको आइडिया हो गया था तो उसने उसको बचाया क्यों नहीं। माहिर फरीद इतना समझदार, इतना सब कुछ था, तो उसको चाहिए था कि वो समझ जाता, उसकी सिक्योरिटी करवाता। ऑफ गॉड, मुझे इतना 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 ज़्यादा दुख हो रहा है। निम्रा ने बहुत बुरा किया, बहुत बहुत बुरा किया। इतना अच्छा नॉवल लिखा उसने, इतना अच्छा। वो क्या था अगर वो उन दोनों का साथ मिला देती, क्या था अगर वो माला को ना मारती। आई एम सो सॉरी अगर मैंने आप लोगों का सस्पेंस तोड़ दिया है, बट 2 एपिसोड्स में वैसे भी टूट ही जाना था। और बाकी यार मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं अभी से खुद को मेंटली तौर पर तैयार कर रही हूँ। बस 2 पार्ट इसके रहते हैं, तो फिर मिलते हैं इनके सेकंड लास्ट पार्ट में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ये इसका 7वां पार्ट था, अब अगला 8वां पार्ट होगा, तो मिलते हैं उसके आखिरी पार्ट में। और बैरबल जो है वो ज़ाहिर सी बात है अब वो नॉर्मल हो गया। पहले हमें जब वो शादी के पीरियड में था वो तो बिल्कुल सीरियस हो गया था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और बदर वो सच में इतने दिन से उसको नोट कर रहा था कि वो क्यों चौंकता था, तो उसको समझ आ गई कि वो आदमी के नाम से चौंकता है। लेकिन खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।